हो गया क्या? हो गया, लाइट हो गया, पता नहीं आज इशू चल रहा है। ठीक है, देखिए इधर ध्यान से थोड़ा। कितने लोग 9 चैप्टर पढ़ लिए? जल्दी तेज हाथ खड़े रहिए। 9 चैप्टर उसमें कुछ टर्म्स आया होगा, जैसे ITC वगैरह कहीं आया होगा, ठीक है, डोल्ड्रम आया होगा, हॉर्स लैटिट्यूड आया होगा, तो सब भी बताया नहीं है मैंने। उसमें जहां तक आपको पढ़ने के लिए बोला था, एक्चुअली उससे पहले तक ही पढ़ना था मैंने, मतलब बोल दिया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप वहां तक गए तो आज समझाऊंगा तो आपको याद रहेगा, अच्छा ये था। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया, साइड हटा दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखिए कल मैंने बोला था आपको, इधर अगर 0 डिग्री से कोई एयर उठ रहा है, यानी कि 0 डिग्री क्या है? इक्वेटर। अरे है ना, तो 0 डिग्री से उठ रहा है तो डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा? 30 डिग्री पे या सीधा 90 पे पहुंचेगा? पहले बोला ये जाता था, क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? पहले हेडले का कहना था उससे पहले कि शायद इस दुनिया में सिर्फ एक ही सेल है जो 0 से उठता है और डायरेक्ट 90 पे जाता है और फिर वहां से बहकर वो वापस आ जाता है अर्थ पे। सुन पा रहे हो ध्यान से? लेकिन फेरेल ने उनको गलत साबित कर दिया, इसलिए ज्यादा हमको ध्यान में रखना नाम किसका है? फेरेल का। हेडले सेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सेल है? फेरेल सेल। तो फेरेल सेल ने क्या बोला कि नहीं, अगर ऐसा बात रहता तो विंड का उसने जब ऑब्जर्वेशन किया तो देखा क्या कि 0 से 30 के बीच में हवा कुछ अलग स्पीड से चल रहा है और अलग डायरेक्शन में चल रहा है। जबकि हेडले का क्या कहना था कि 0 से 90 डिग्री सीधा, यानी कि इक्वेटर से उठेगा और हवा सीधा कहां जाएगा? पोल पे। अरे सुन पा रहे हैं आप? इक्वेटर से उठा कहां पहुंचेगा? पोल पे। क्या सभी सुन पा? जोर से बोले लोग, अलर्ट रहा करिए प्लीज। तो मान लीजिए 0 से उठा, पोल पे गया, लेकिन उसको गलत साबित किसने किया? फेरेल ने। तो फेरेल ने बोला सर थम्बा, 0 से 30 पर जब जा रहे हैं तो विंड का स्पीड थोड़ा अलग आ रहा है, 30 से 60 जा रहे हैं तब भी विंड का स्पीड थोड़ा अलग आ रहा है और डायरेक्शन भी अलग आ रहा है। और उसका कहना ये सही हो गया। कैसे? देखिए, अगर हम विंड के डायरेक्शन की बात करें तो जो विंड का डायरेक्शन ये वाला है, ये इक्वेटर पे 0 से 30 के बीच में, वो विंड का डायरेक्शन यहाँ तो आपको नहीं दिख रहा, अरे है ना। और इसके बाद से तब 3 सेल का डिस्कशन होना शुरू हो गया, जिसमें पहला सेल कौन सा था? हेडले सेल, दूसरा कौन सा? फेरेल, और तीसरा तो सर पोलर सेल। तो 0 से जब हवा उठा तो कहां जाकर हिट करेगा? 30 डिग्री पे, और जो हवा उसके बाद 30 से उठा वो 60 पे, 60 से जो उठा वो फिर 90 पे। तो ये 3 सेल का निर्माण हुआ। अब ऐसा रहता कि 0 डिग्री से हवा उठा और 0 डिग्री से इधर ही रह गया, तो हम अनुमानित करके चले कि जो हवा 0 डिग्री से उठा है वो कहां हिट करेगा? 30 डिग्री पे या 60 डिग्री पे? 30 डिग्री पे। तो अब सर पहला पॉइंट उठता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोरियोलिस फोर्स के कारण, ध्यान से सुनना, कोरियोलिस फोर्स बता दिया हूं। तो कोरियोलिस फोर्स के कारण सबसे ज्यादा विंड का डायरेक्शन कौन चेंज करेगा? मतलब ऐसे इसको सिंपल और करते हैं, कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या विंड का स्पीड बहुत ज्यादा तेज होगा या नहीं होगा? पहले कोरियोलिस फोर्स याद बा? आके गया? किसको तो याद है? हाथ खड़े करना। तो ध्यान से, कल ही तो बताया था, अर्थ के रोटेशन के कारण हवा में उसके जो चेंज आता है, जो डायरेक्शन में चेंज आता है, डिफ्लेक्शन आता है, उसको क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स। वो अर्थ के मतलब रोटेशन के कारण होता है। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है कि क्या, फिर बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा, क्या कोरियोलिस फोर्स के कारण, अब तेजी में बोलते जाना, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी नहीं, तो अगर आप तेजी में नहीं बोलोगे और रिस्पांस नहीं करोगे, मैं एक बार होता है ना उड़ाना, उड़ा के खत्म कर दूंगा, बोलूंगा क्लाइमेटोलॉजी खत्म, उस पर रोते रहना। तो सर मैं बोल रहा हूं कि आपको अगर कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड का स्पीड ज्यादा तेज होगा या नहीं होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से पहले ही नोट करके लिख दीजिएगा, कोरियोलिस, फिर से सुन लीजिए पहले, कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड के स्पीड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोरियोलिस फोर्स का काम बस इतना है कि विंड ऐसे जा रहा था, इसको घुमा के ऐसे लेके चला गया। ऐसा नहीं है कि ये 100 के स्पीड से जा रहा था तो इसको 200 की स्पीड से कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। मतलब कोरियोलिस फोर्स सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए जिम्मेदार है? डायरेक्शन के डिफ्लेक्शन के लिए, ना कि उसके स्पीड को बढ़ाने घटाने के लिए। ये 2022 प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, इसलिए आपको पहले बोल देता हूं। तो कोरियोलिस फोर्स क्या, नोट करके लिख दीजिएगा, द कोरियोलिस फोर्स इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर डिफ्लेक्शन, नॉट फॉर द स्पीड ऑफ विंड। हाथ तेजी में बढ़ाइए। कोरियोलिस फोर्स इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर डिफ्लेक्शन, Coiled force is only for deflection, not for increasing or decreasing the speed of wind. Not for increasing or decreasing the speed of wind. Clear? Yes, sir. चलिए आगे आते हैं। चूंकि मैं अभी ये डायग्राम यही बनाया हूं, तो इसलिए इसी डायग्राम में मैं कुछ चीजें अभी चेंज कर लेता हूं। ये बना हुआ है जिसको इसका यूटिलाइज भरपूर कर लेते हैं, जो है सो फिर दूसरे डायग्राम पे आएंगे। कल मैंने बोला था विंड का स्पीड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल,
हॉरिजॉन्टल। तो सर सबसे पहले ये देखो मेरा बहुत पेन कर रहा है ये, ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझते जाना, लोड बहुत पड़ रहा है ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो थोड़ा आप रिस्पॉन्स करते रहोगे ना तो मैं भी फ्लो में कर दूंगा, घर जाके भले ही गर्म पानी वगैरह पी लूंगा, लेकिन अभी फ्लो में पूरा पढ़ा लूंगा, नहीं तो रुकूंगा तो फिर रुक जाऊंगा, इसलिए ध्यान से समझिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये हम आपको बताए तो इसमें स्पीड कैसे निकालना है कोरियोलिस फोर्स के अकॉर्डिंग, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो राइट जाएगा, अरे है ना, यानी कि नॉर्थ में अगर है 0 से ऊपर है और स्पीड ऑफ विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की लो से हाई, हाई टू लो, तो सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर अगर स्पीड ऑफ विंड ऐसे आ रहा था तो इसका राइट यानी कि ये राइट हो जाएगा, अरे है ना, तो यानी कि कह रहा है कि सर अगर स्पीड ऑफ विंड नॉर्थ में रहेगा तो उसको राइट ले जाना, लेफ्ट में रहेगा तो कहां ले जाओगे, सॉरी साउथ में रहेगा तो कहां ले जाओगे, लेफ्ट में। यहां तक क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि विंड का डायरेक्शन होगा क्या, हम बोल तो दिए कि सर ऐसे की वैसे, तो आप बोल रहे ऐसे, ये ऐसे क्या है, कुछ नाम तो देंगे ना प्रॉपर कि सर कौन सा नाम होगा, पूर्वैया होगा कि पछिया होगा, अरे हवा का तो हवा बोलते हैं ना, पछिया हवा चला था ठंडा लगी ओठ फाट जाएगी, पूर्वैया हवा चला था तो कुछ और हुई, ये अपना एक लॉजिक रहता है, सुन पा रहे हैं, अरे है ना। तो सर अब यहाँ बोल रहा हूँ उस चीज को समझ लेना, क्योंकि अब ज्यादा जरूरी ये है, अब इसके बाद डिस्कशन उसी विंड पे होगा ना कि इस पे होगा, जो चीज बताते जाऊंगा वो कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज आगे उतना आपको होता चला जाएगा और लास्ट में जो बच जाएगा वो बता देंगे। तो सर देखिए ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, हम इसमें भी कर लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, सुन पा रहे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर क्या करना है, तो हम धीरे धीरे, मैं टॉपिक आपको बोला था प्रेशर पहले पढ़ेंगे, प्रेशर के बाद फिर कहां पढ़ेंगे, विंड, तो धीरे धीरे मेरा टॉपिक का रुझान विंड की तरफ जा चुका है, समझ पा रहे ध्यान से, और अचानक से 2 मिनट में प्रेशर और विंड दोनों खत्म हो जाएगा, इसलिए अलर्ट रहिएगा। तो विंड मैंने बोला कि सर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, अब इधर देखिए ये इधर से इधर की तरफ आ रहा है, 2 वर्ड बोल रहा हूं, सीबीएसई वाले सावधान, बिहार बोर्ड वाले ज्यादा सावधान, ईस्टवार्ड वेस्टवार्ड, सुना हुआ है, कौन कौन इस दोनों को मुझे बता पाएगा कि ईस्टवार्ड और वेस्टवार्ड का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से हाथ खड़े करो, सुने में सब हो, बोलते हैं ना ईस्टवार्ड वेस्टवार्ड, जल्दी बताओ, चलो ठीक है, फिर से हाथ खड़े करो जो बता देगा। ठीक है, तो मैं एक और वर्ड लिख ही देता हूं, काहे के लिए झंझट रहेगा, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज, ठीक है, एक हो गया ईस्टर्लीज, एक हो गया वेस्टर्लीज, एक हो गया ईस्टवार्ड, एक हो गया वेस्टवार्ड, दोनों में डिफरेंस किसी को क्लियर है, किसी को क्लियर, हाथ खड़े करो, अब ध्यान से समझो, जिसको क्लियर है ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो हम जल्दी से बताते चले जाते हैं। ईस्टवार्ड का मीनिंग क्या है, वार्ड, ईस्ट के तरफ, तो हम अभी तो लिख सकते हैं कि वेस्ट से ईस्ट, अरे ईस्टवार्ड का मीनिंग है वेस्ट से ईस्ट, अरे है ना, मतलब ईस्ट के तरफ, तो ईस्ट के तरफ मतलब वेस्ट से किस तरफ जाएगा, ईस्ट के तरफ, हाँ है ना। दूसरा वेस्टवार्ड, वेस्ट के तरफ, अरे है ना, तो ईस्ट टू वेस्ट, तो सर ये लॉजिक ना फिजिकल ज्योग्राफी में काम नहीं करेगा। अब आते हैं ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज मतलब सीधा सा बात है पूर्वैया, मतलब पूर्वैया, अब यहां ध्यान से समझिए, ये जो विंड है ये देखो, ये तो आ रहा था ऐसा सीधा ना, इसको कोरियोलिस फोर्स ने क्या किया, डिफ्लेक्शन कर दिया, है ना, ये मान लेते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये बीच में करिए, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब इस हिसाब से फिर बोल दे रहा हूं, अभी से लेकर अंतिम तक विंड के स्पीड के तरफ ध्यान रखना, तभी सही होगा। जितना भी इस दुनिया में, जैसे अब विंड का नाम आप सुनो, जैसे चिनुक या लू, ये सब जो विंड नाम सुने हैं, ये सब एक टाइप का लोकल विंड्स है, सब का नाम उसी तरीके से पड़ता है जिस तरीके से उसका स्पीड ऑफ विंड का डायरेक्शन होता है। तो मान लीजिए ये इधर से शुरू हो रहा है ऐसे यूं, ठीक है, तो सर ये नॉर्थ से होते हुए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि यहां तक आया और यहां से मान लीजिए डिफ्लेक्ट किया, तो ये जो डायरेक्शन आ रहा है उस हिसाब से, अगर डायरेक्शन के हिसाब से जाए तो क्या होगा, देखिए नॉर्थ साउथ, और ये रहा है तो साउथ ईस्ट हो गया, और ये रहा तो क्या हो गया, साउथ वेस्ट, अरे है ना, क्लियर है ये। तो सर हम बोल सकते हैं कि विंड का जो स्पीड है यहाँ पे साउथ वेस्ट है, अरे है ना, यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसीलिए अब लेकिन पूरा अगर पूरा टोटालिटी में देखें, पूरे टोटालिटी में तो क्या हो रहा है, ये फिर घूम के ऐसे ही जाएगा, है ना, तो किसके तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ कि ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, यस और नो, तो वेस्ट की तरफ जा रहा है, जिसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, ईस्टर्लीज की वेस्टर्लीज,
फिर से बोल रहा हूं, विंड का डायरेक्शन जहां से होगा वही नाम देंगे। ईस्टवार्ड अलग है, ईस्टवार्ड मतलब ईस्ट के तरफ, तो हम इसको अगर बोलना चाहते तो हम क्या बोलते हैं, वेस्टवार्ड। अरे ऐसा नो, मतलब वेस्ट के तरफ, अरे यही ना। लेकिन हम इसका नाम क्या देंगे, ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज इसलिए नाम देंगे क्योंकि मैंने बोला जहां से शुरू हुआ है वो ध्यान देंगे। जिधर की तरफ जा रहा है उधर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जहां से शुरू हुआ है वहां से ध्यान देंगे। यही मैं बार बोल रहा हूँ। तो शुरू कहां से हुआ, ईस्ट की तरफ से वेस्ट जा रहा है ना, इसको बोलेंगे ईस्टर्लीज। अब इधर देखो, ये बताना, ये जो सही बता दिया, ये वाला, ये यहां से ये तक, ये कौन सा विंड है, वेस्टर्लीज। किसके तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ, पक्का ईस्ट की तरफ जा रहा है। हाँ ईस्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन शुरू कहां से हुआ है, वेस्ट से। चलो अब जरा बताना, इस वाले को बताओ, ये वाला ईस्टर्लीज विंड है क्योंकि किसकी तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। और मैंने बोला हमें दिमाग कहां रखना है, जहां से शुरू हो रहा है वहां से डायरेक्शन दिमाग में रखना है। पहले क्लियर है यहाँ तक? तो सर अभी के लिए मैंने दो विंड आपको बताया है। विंड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए बताया, एक बताया ईस्टर्लीज, दूसरा क्या बताया, वेस्टर्लीज। तो आपने कॉपी में एक डालिए ईस्टर्लीज और दूसरा डालिए वेस्टर्लीज, जल्दी डालिए, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। ठीक है, तो ईस्टर्लीज का मीनिंग क्या होगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यही होगा ना। तो ईस्टर्लीज का मीनिंग लिख लेना, ईस्ट से वेस्ट। और वेस्टर्लीज का मीनिंग क्या है, बोलो जल्दी, वेस्ट से ईस्ट। और नोट करके एक पॉइंट लिखना, विंड का डायरेक्शन नोट करके पॉइंट लिखना, विंड का डायरेक्शन वहीं से लेंगे, विंड का डायरेक्शन वहीं से लेंगे जहां से विंड शुरू होता है। विंड का डायरेक्शन वहीं से लेंगे जहां से विंड शुरू होता है। ठीक है, विंड का डायरेक्शन वहीं से लेंगे जहां से विंड क्या होता है, शुरू। अब जैसे देखो नाम दिया जाता है, हर तूफान का नाम होता है। जैसे मान लो बहुत सारे तूफान आए थे, अभी नए नए भी तूफान बहुत सारे आए थे, तो तूफान के नाम का एक तरीका होता है। जैसे हम बोल रहे हैं सी ब्रीज, आप सुने होंगे, फिर सुनोगे लैंड ब्रीज, ये थोड़ा बहुत आप सुने होंगे। तो सी ब्रीज बोल रहे इधर, यानी कि मैंने बोला उसका नाम वही देंगे जहां से वो शुरुआत हुआ है, यानी कि वो हवा पहले सी से उठ के आ गया है। बोले लैंड ब्रीज, सुन पा रहे, यानी कि लैंड से पहले उठ के फिर समुद्र की तरफ गया है। क्या क्लियर है? उसी तरीके से जहां से शुरू होगा विंड, फिर बोल दे रहा हूं लास्ट बार, जहां से विंड शुरू होगा नाम वहीं से होगा। यानी कि शुरुआत अगर ईस्ट से हुआ है तो नाम क्या पड़ गया, ईस्टर्लीज। शुरुआत अगर वेस्ट से हुआ है तो नाम क्या पड़ेगा, वेस्टर्लीज। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब आगे चलिए, नेक्स्ट ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज के बाद आपको मैंने आइसोबार के बारे में पूछा था। कल मैंने पूछा था कि बैरोमीटर क्या होता है। आइसोबार अगर आप सुने होंगे कि सर आइसोबार क्या होता है, आइसोथर्म, ये सब सुनो, आइसोथर्मल सुने होंगे, ये सब 12th में भी था। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के चैप्टर में भी बहुत सारा था ये। बहरहाल फिर भी मैं आपको जितना जरूरी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एग्जाम के लिए उतना आपको यही बता दूंगा। चलिए तो अब आते हैं इस वाले पार्ट पे जो भी बनाए हैं। मैंने बोला भरपूर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिए। अब हम क्या, इस डायग्राम में कचरा है लेकिन इमेजिनेशन करिएगा तगड़ा। ध्यान से समझ पा रहे हैं? अरे है ना, दिन से जाग देना प्रभु। तो मान के चलो अगर हम अभी बात करते हैं यहां से यहां तक इसकी, ठीक, कौन सा विंड जल्दी बोलो, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली। इस वाले विंड की बात करो, इसकी ये भी ईस्टर्ली है, समझ पा रहे हैं? अरे है ना, इसमें ईस्टर्ली वर्ड वाई मत लगाइएगा, ठीक है। अब सर फिर आते हैं थोड़ा ऊपर, इधर देखो, ये वाला हमने देख लिया, ए वाला और ये वाला देख लिया, राइट। और ये दोनों का एरिया क्या ईस्टर्लीज विंड चलेगा इसमें? अरे है ना, सबको क्लियर? हाथ खड़े हो, एकदम इमेजिनेशन करते रहना। अब आते हैं थोड़ा ऊपर, अब इसके और इसकी बात करते हैं, यानी कि ये वाली बात करते हैं। ये कौन सा विंड, वेस्टर्लीज, वेस्ट से शुरू हुआ है, कौन सा विंड हो गया, वेस्टर्लीज। क्लियर है? इस पे ये ऊपर ईस्टर्लीज, यस और नो, ईस्टर्लीज। बहुत बढ़िया, शानदार आप लोग पढ़ रहे हैं। नीचे है ना, ये ऐसे ही हो गया वेस्टर्लीज। ये बताइए जरा,
स्टर्लिस, गुड, ठीक है। और इस पे आते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अभी मैंने इस पर ड्रॉ नहीं किया है। तो सर कहने का मतलब है पहले विंड आपको देख के समझ में तो आ जाएगा कि स्टर्ली चल रहा है, वेस्टर्ली चल रहा है, हाँ या ना। अब जो पहले पढ़े ले रही हूँ वो इस्तेमाल हुई, अब समझ पा रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, हम आपको क्या बोले थे कि सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने बोला था ट्रॉपिकल आपको बताया था, मैंने टेम्परेट आपको पढ़ाया था, मैंने फ्रिजिड जोन आपको पढ़ाया था, अरे पढ़ाया था ना। कुछ लोग बनी बनी कर रहे हैं कि पढ़ाया कुछ सब पूछिएगा मत। ट्रॉपिकल, एवरग्रीन अलग है, वो आएगा आगे, लेकिन मैंने ट्रॉपिकल, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन ये सब आपको बताया था, सुन पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इक्वेटर का है, यस और नो, यानी कि 0 डिग्री से इसके बीच में या 0 डिग्री से इसके बीच में हम इसलिए मान रहे हैं कि पूरा का पूरा क्षेत्र इक्वेटर की तरह हो गया जानबूझ के, क्योंकि दोनों जगह पे विंड का डायरेक्शन सेम है या अलग है, सेम है, तो हम इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज विंड। क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज विंड। एक और नाम, अभी रुक जाइएगा, मैंने आपको लिखवाया था प्रेशर बेल्ट, कल मैंने टॉपिक में लिखवाया था कि प्रेशर बेल्ट क्या क्या है, सुन पा रहे थे, देखिए इक्वेटर पे लो प्रेशर बन रहा है कि हाई प्रेशर, लो की हाई, लो, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब आइए ऊपर, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पूरा बन गया, अब ऊपर आइए, इसके बीच में ये हाई प्रेशर बन रहा था, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ऊपर आइए, अब आए जैसे पोल के नीचे सब, ये लो प्रेशर है ना, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और उसके ऊपर जाएंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। कुछ बुझा रहा है, अरे कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए बोले ध्यान रखिएगा तो सब समझ में आएगा। अब आप लोग कल क्या है ना, देखे होंगे ही, अब देखोगे तो आपको बुझाया होगा नहीं, ठीक है, सर जी दे दे बड़ा। अब सर इसलिए बोले कि जो नहीं आता है उसके लिए रुक जाओ, मेरा क्लास खत्म होने के बाद नहीं समझ में आए तब जो कर देना, आग लगा देना जिंदा, हमको नहीं कोई पेपर पर। तो सर कहने का लॉजिक क्या है कि ईस्टर्लिस, वेस्टर्लिस, पहले यहाँ से समझ में आ रहा है, तो प्रेशर बेल्ट जो नॉर्थ में वही साउथ में होगा, अरे यस और नो। अब इधर आपके लिए सहूलियत के लिए मैं साफ सुथरा बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मतलब जल्दी बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये रहा, और इस पार्ट में मैंने ये बना दिया, ये 0 डिग्री हो गया, ये मान लो मैंने 30 डिग्री बना दिया, इधर भी 30 डिग्री बना दिया, नॉर्थ साउथ आप देख लेना, ये पूरा एरिया ईस्टर्लिस का है। इस पे लो प्रेशर बन रहा था, नहीं बन रहा था, लो प्रेशर क्यों बन रहा था, इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा इवापोरेट करेगा, ऊपर गया लॉन्ग वेव, यानी कि नीचे क्या बन गया, लो प्रेशर, अरे ऐसा नो, लो प्रेशर बन गया, ऊपर आइए हाई प्रेशर यहाँ, तो सर इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब 30 डिग्री पे आएंगे तो इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। 30 से फिर 60 गए, 60 पे जाएंगे तो फिर 1 से एरिया मिलेगा सब पोलर लो प्रेशर, और फिर जाएंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सुन पा रहे हैं, टोटल बेल्ट कितने हो गए, प्रेशर बेल्ट काउंट करो, किसको लग रहा है, 8 हाथ खड़े करो, टोटल प्रेशर बेल्ट कितने हो गए, एक हो गया, ये मैंने बोला क्या, सुनो ध्यान से, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दूसरा बोला क्या, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, 8 नहीं 7 होगा, इसलिए क्योंकि एक तो पूरा दोनों में कॉमन है ना, बुझा रहा है प्रभु, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट दोनों तरफ कॉमन हो गया, बाकी एक ऊपर हो गया सब ट्रॉपिकल, एक हो गया सब पोलर और दूसरा पोलर, तो 3 ऊपर हो गया, अरे है ना, और उसके साथ इक्वेटोरियल कॉमन है, तो नीचे हो गया, आपको टोटल कितना हो गए 7। तो अब एक पॉइंट लिखिए पहले बना के, एक डायग्राम बनाइए, और उस डायग्राम में पहले सबका नाम लिखिए। फिजिकल ज्योग्राफी का कॉपी लाए हैं, अरे बोलिए ना, सॉरी कॉपी बोल रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का कॉपी तो ला नहीं सकते, बुक लाए हैं, निकालिए जल्दी तेजी में, तो लेट काहे कर रहे हैं, जल्दी निकालिए, दीजिए जरा हमको पहले। चैप्टर 9 ओपन करिए, चैप्टर 9 में इंग्लिश वाले पेज हम ओपन करेंगे 88, हिंदी वाले शायद 95 या 96 जो भी होगा, ये वाला डायग्राम कहाँ गया, ये जल्दी करो, खत्म होने वाला है, क्लाइमेटोलॉजी खत्म करेंगे, होमवर्क बहुत ज्यादा आने वाला भी आपके पास, याद रखिएगा। क्या निकाल लिए, अरे आप बुलवाते बहुत ज्यादा हो यार, आप लोग जल्दी बोलो, निकाल लिए, इधर देखो ध्यान से। अब इसमें नाम जितना सारा है, अभी जो नहीं पढ़ा है उस नाम को हटा दीजिए, बाकी सबको ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहला है वेस्टर्लिस लिखा हुआ है, तो वेस्टर्लिस क्यों लिखा हुआ है समझ में आ जाएगा आपको, अरे हाँ है ना। उसके बाद नीचे है देखिए पोलर ईस्टर्लिस कर दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल ईस्टर्लिस विंड, इसका मतलब क्या है,
इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट में विंड जो चल रहा है वो ईस्टर्लीज विंड चल रहा है। क्या समझ पा रहे हैं? अब मैंने बोला सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली विंड, अब मैंने बोला पोलर ईस्टर्लीज विंड, तो क्या समझ में आ जाएगा? तो ये डायग्राम में आपको पूरा का पूरा पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट, ट्रेड सभी रहने दीजिएगा। वेस्टर्लीज है, पोलर ईस्टर्लीज, ये नाम आपको पहले दिमाग में रखिएगा। अब इधर मेरी तरफ ध्यान दे दीजिए, पहले ये बताने इसलिए था कि आप इसके बाद पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरी तरफ देखिए, एक वर्ड मिला होगा आपको, कहीं पढ़े होंगे तो ठीक है, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड, आप बोले ऐसा विंड का व्यापार करना है, ट्रेड विंड। यहाँ व्यापार व्यापार का कोई मतलब नहीं है। ट्रेड विंड का सिंपल मीनिंग है कि जब एक विंड एक ही डायरेक्शन में काफी समय तक चल रहा हो, उसी को ट्रेड विंड बोलते हैं। जैसे ईस्टर्लीज विंड ही मान लो खाली चल रहा है, इक्वेटर पे चल रहा है ना, अरे इक्वेटर पे ईस्टर्लीज तो खाली चल रहा है, तो सर एक ही विंड चल रहा है बहुत लंबे समय तक, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रेड विंड। समझ पा रहे हैं आप? अगर ट्रेड विंड को आप विंड भी समझेंगे तब भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब अगर पूछ दे एग्जाम में तो ट्रेड विंड का मीनिंग क्या बोलिएगा? एक ही शब्द बोलिएगा कि सर मतलब इंटायर ईयर एक जगह पे एक ही दिशा में विंड चलता रहा, तो उसको बोलते हैं। जैसे मान लो बोलते हैं ना कि अभी पूर्वैया चला था, अभी 6 महीना पूर्वैया चली, तो एक साल तक अगर एक ही टाइप का विंड कहीं चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, इसको ट्रेड विंड बोलेंगे। अब मान लीजिए 15 दिन अभी चला पूर्वैया, दूसरे दिन मर गया पछिया, समझ पा रहे हैं? उसके बाद फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो लिखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो पहले एक डायग्राम बनाइए, थोड़ा सा बढ़िया वाला डायग्राम बनाइए, और उसमें पहले ना काम कर लीजिएगा। आप डायग्राम बना ही लीजिएगा, ठीक है? मैं छोड़ देता हूँ, आप अपना देख लीजिएगा, मैं आगे का टॉपिक शुरू कर देता हूँ। डायग्राम में क्या बनाना है आपको? सिंपल जो अभी यहाँ साइड में बनाया था, कौन कौन सा प्रेशर बेल्ट हो गया, मेरे साथ रिपीट करो। तो ये कौन सा प्रेशर बेल्ट है बताना? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की हाई प्रेशर बेल्ट? लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि इक्वेटर पे ऐसे भी लो प्रेशर बन रहा है। ऊपर आओ, एचपी। एचपी क्या है? ट्रॉपिकल कि सब ट्रॉपिकल? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है? उसके बाद क्या है बोलो? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यस और नो? और लास्ट में फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो 1 2 हो गया, उसके बाद 3, और ये रहा 4, फिर नीचे भी ये 5 6 7, यानी कि टोटल बेल्ट कितना हो गए? 7। तो लिखना टोटल प्रेशर बेल्ट, ऐसे डैश देना। नंबर 1 मैं लिखेंगे नहीं, अब आप लिखेंगे, ऐसे लाइन बाय लाइन लिखना ताकि आपको कंफ्यूजन फिर बाद में नहीं हो। तो ऐसे लिखना टोटल 7 प्रेशर बेल्ट, तब लिखकर डैश देना और पहला लिखना। तेजी में करो, आगे बढ़ते हैं। फिर से बोल रहा हूं, कल क्लास काफी लंबा थोड़ा सा जाएगा, इसलिए क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी खत्म कर देना है। जो वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, कल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटोलॉजी बीच में छूट जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और जूम ऐप सब लोग रखिएगा, एक दिन में 2-3 दिन में मैं देखूंगा, ठीक है? मैं आसपास ही रहूंगा, जिस तरीके से होगा कर लूंगा क्लास, लेकिन होमवर्क बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी के खत्म होने के बाद फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद ओशनोलॉजी बचेगा। 1 दिन या 2 दिन में खत्म कर लेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी का मामला निपट जाएगा। इसीलिए आप रिवीजन जाके अच्छे से करते रहिएगा। बना लिए होंगे डायग्राम? बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डालिए, जो जो बोल रहा हूँ वो तेजी में थोड़ा सा खाली लिखते चले जाइए, और फिर हम लोग आगे बढ़े। लिखे आइसोबार, जल्दी लिखना। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया आज? हेडले और फेरल के बारे में। हेडले का क्या कहना था पहले कि सर एक ही है बेल्ट, मतलब एक ही सेल है जो इक्वेटर से उठता है और हवा कहाँ जाके गिरता है? पोल पे। लेकिन फेरल ने बाद में बोला कि नहीं सर, विंड का डायरेक्शन अलग अलग है उस बीच में भी, इसलिए उसके बाद चेंज हो गया। तो सर फेरल मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कंपैरेटिवली हेडले से। तो हेडले सेल इज नॉट मोर सक्सेसफुल देन फेरल सेल। समझ पा रहे हैं? ये पूछता है, और इसलिए आपको फेरल सेल को अच्छे से दिमाग में रखना है, और हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फेरल सेल ही है। समझ पा रहे हैं आप? सो नेक्स्ट टॉपिक इज हेडिंग डालिए, दैट इज आइसोबार। और एक ही जगह पे आपको मैं बता देता हूं, फिर ज्यादा बताऊंगा नहीं। जितने सारे वर्ड्स आएंगे, जैसे आइसो, आइसो का मीनिंग होता है इक्वल, या कह लीजिए सेम, ठीक है? जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, अरे पढ़ाया तो था। अब अगर बेसिकली उसमें आप कुछ भी करते हैं, तो मान लीजिए अगर आप आइसोबार बोलते हैं, तो जहां जहां वर्ड आएगा आइसो, आइसो मतलब समझना सेम। अब मैं बोल रहा हूं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मीनिंग है जहां टेम्परेचर सबका सेम हो, दैट इज आइसोथर्मल। अगर हम बोले आइसोबार, प्रेशर का यूनिट था, जहां प्रेशर बराबर हो उसको बोलेंगे आइसोबार। सुन पा रहे हैं? उसी तरह से आइसोहलाइन या आइसोसलाइन,
कुछ भी जहाँ पे नमकीनता या जो भी है, तो आइसो का मीनिंग क्या समझना है, बराबर, बात खत्म, बाकी और दिमाग में कुछ नहीं लगाना है। तो आइसो बार लिख लिए, अब कॉमा देते जाओ और लिखते जाओ सबका। आइसो मतलब लिख लो पहले इक्वल या सेम, जल्दी से लिख लो। दूसरा लिखो आइसोथर्म, ये वाला पूछेगा आपसे इसलिए मैं लिखवा देता हूँ आइसोथर्म। अच्छा आइसोसिस्मिक मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, आइसोसिस्मिक, सिस्मिक वेव पढ़ाया था मैंने, तो आइसोसिस्मिक जहां पे उसकी तीव्रता क्या हो, बराबर हो, सेम हो, भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी, तो सर ये सब आपको समझ के रखना है। चलिए लिखिए, एक लिखेगा आइसोथर्म, ISOTHERM, लिख लिए, है ना, तो बोलो यस सर। ठीक है। उसके बाद लिखो, आपको फिर खुद से अपने पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चंस इस सारे का तो डेफिनेशन लिखना है, क्या क्या टर्म लिख लो होमवर्क आपको, और उसके बाद आपको खुद से लिख लेना है डेफिनेशन, ये मैंने लिखवाऊंगा आपकी बुक में, ऑलरेडी पढ़ के लिख लीजिएगा। लिखिए आइसो बार हो गया, उसके बाद लिखिएगा आइसो हलाइन, HALINE, आइसो हलाइन। तीसरा लिखिए आइसोथर्म, आइसोथर्म हो गया। चौथा लिखिए आइसोसिस्मिक लाइंस, आइसोसिस्मिक लाइंस। नेक्स्ट वन इज आइसोनेफ, ISHONEF, आइसोनेफ, आइसोनेफ हो गया। ये सब का सब आपको खुद से करना है, समझ पा रहे हैं, या पढ़िएगा चैप्टर 9 पूरा और 10 उसके बाद होमवर्क मिल जाएगा, तो उसमें आपको सब जगह मिल जाएगा। अभी के लिए हम आइसो बार का मतलब सिंपल क्या बोलेंगे कि सर जिसका प्रेशर क्या हो, बराबर हो, और प्रेशर बराबर हो इससे मतलब कैसे देखो, मतलब एक आदमी ए पे खड़ा है, एक आदमी बी पे खड़ा है, जितना प्रेशर इसको महसूस हो रहा है उतना ही प्रेशर इसको महसूस हो रहा है, तो क्या बोल सकते हैं आइसो बार है। अरे है ना, अभी के लिए समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, ये ध्यान से समझो, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, मतलब पानी का बहाव अगर इस स्लोप पे हो रहा है तो सर प्रेशर का भी कुछ स्लोप होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड क्यों बह रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्लोप क्रिएट हुआ होगा। पानी ऊपर से नीचे ही आता है, नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर से नीचे इसलिए है क्योंकि स्लोप उसका वैसा बना हुआ है। तो सर अगर विंड भी हाई से लो आ रहा है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो स्लोप बना होगा, हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ स्लोप बना तभी तो ऊपर से नीचे आया है, हाई से लो आया। अरे ऐसा नो, तो इसीलिए बोल रहे हैं बार बार आइसो बार का मीनिंग है प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब होता है कि स्लोप बनना, और स्लोप बनने के कारण याद रखिएगा उस पर विंड जब भी मूव करेगा परपेंडिकुलर मूव करेगा। एक क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं, ये 2021 का है। मैंने बोला कि सर जो भी प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, ग्रेडियंट मतलब क्या बोला, स्लोप, तो प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा स्लोप, और इस पे विंड जब भी मूव करेगा हमेशा परपेंडिकुलर, विंड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि प्रेशर ग्रेडियंट का क्या रिलेशन है विंड के साथ, तो उसका परपेंडिकुलर रिलेशन है। पहले यहां तक क्लियर है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ो, उसके बाद जीवन का नाम लेते हैं। चलिए अब लिखिए एक और पॉइंट नोट करके लिखिएगा, आइसो बार जितनी नजदीक होगी विंड स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। आइसो बार जितनी नजदीक होगी विंड स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, नोट करके दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रेशर ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू आइसो बार, प्रेशर ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू द आइसो बार। ठीक है, ग्रेडियंट का मीनिंग क्लियर है, ग्रेडियंट का मीनिंग सिंपल है स्लोप, स्लोप या स्लोप का डिफरेंस कह लीजिए, दोनों बात वही है, स्लोप डिफरेंस ग्रेडियंट का मीनिंग या फिर स्लोप। ग्रेडियंट का मीनिंग सिंपल है कि कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आने लगा, जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ आने लगता है, बस इस टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा। मैंने बोला प्रेशर ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू द आइसो बार, प्रेशर ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू द आइसो बार। क्लियर है, चलिए आगे नेक्स्ट। अब मामला हम लोग का ठीक ठाक लेवल पे आ गया है, अब आपसे थोड़ा सा बात आगे यहां से बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कोरियोलिस फोर्स मत भूलिएगा, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार देखिए स्टर्ली विंड समझ में आ गया, स्टर्ली विंड का मीनिंग क्या है, ईस्ट से वेस्ट कि वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट। जब भी बोले विंड का डायरेक्शन जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से नाम देते हैं, क्लियर है। अब सर मामला आ गया है बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल पे, इधर आइए।
कल मैंने 3 सेल बोला था ना, तो मान लीजिए मैं अभी डायरेक्शन नहीं देख रहा, लेकिन मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, क्योंकि पहला सेल 0 से हवा उठेगा, कहाँ रुकेगा 30 पे, 30 वाला उसके बाद उठेगा और फिर कहाँ गिरेगा 60 पे। यस और नो? यस सर। तो 0 से उठा 30 पे गिरा, 30 से फिर थोड़ा पास में उठा, फिर कहाँ गिरा 60, 60 तो फिर यहाँ विंड उठा और कहाँ गिरा 90 पे। ये हो गया हेडलेस सेल, ये हो गया फेरल सेल, और ये हो गया पोलर सेल, आया ना? अरे यस और नो? यस। तो आप इधर आइए, मुझे बताइए 0 से 30 उठा, कौन सा विंड था 0 से 30 के बीच में? ईस्टर्ली। अरे हाँ है ना? इधर आइए, 30 से 60 कौन सा था? वेस्टर्ली। और फिर 60 to 90 कौन था? ईस्टर्ली। कुछ बुझा रहा है? अब आपसे फिर पूछने वाले हैं, इधर देखो, ये हमारा सरफेस रहा है, इसमें मिला देते हैं इसको, तब ना सेल बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इधर देखो, एक आदमी है गाती बांध के यहाँ पे खड़ा है, मान लो, सुन पा रहे हो? और एक आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ गाती बांध के, ठीक है? यानी कि ये पॉइंट में देता हूं ए और ये देता हूं बी, समझ पा रहे हो? अरे जोर से बोलो ना। आप मुझे बताओ, गाती किसका खुल जाएगा जल्दी? फिर से पूछ रहा हूँ, समझना ध्यान से। गाती जानते हैं ना आप लोग? जो इधर घुमाओगे चारों बांधे तो हाथ ऐसे रहता है, उसका आप इधर हिल भी नहीं सकते। मम्मी बांध देती है, अंदर फिर चिवड़ा मीठा रख लेते हैं, फाँक के फिर अंदर कर देते हैं। आप समझ पा रहे? तो अब देखिए ध्यान से, इधर क्या है? ए पे है, आप खड़े हैं मान लीजिए, और एक और बंदा है जो बी पे खड़ा है। तो सर फिर से पूछ रहा हूँ, ज्यादा तेज हवा किसको फील होगा, इसको या इसको? जिसको जो लगता है बी को हाथ खड़े करो। अब मन कर रहा है जोर से मारे, भी तो जितना हाथ खड़े किया है। कल बताया था कि विंड फील होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं। अरे ये तो करंट है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये भी वर्टिकल है। हवा महसूस, कल ही तो चिल्ला चिल्ला के बोला था कि वर्टिकल मूवमेंट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। मैंने बोला भी था कल, आपको देख लेना, वो अभी बता दिया हूं, बाद में फिर बोलूंगा ना, उसको देखना कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। मैंने सिंपल बोला, अभी डायरेक्शन जो बोला था उस हिसाब से मेरा बोलने का मकसद ये था कि जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है सिर्फ सेल में, कल मैंने बताया था, इधर मैंने आपको करंट लिखवाया था, याद है कि नहीं याद है? यहाँ भी मैंने करंट लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? मैंने सिर्फ यहाँ लिखवाया था, ये रहा विंड, फिर ऊपर ये रहा विंड, लिखवाया था, ये रहा विंड, फिर ये रहा विंड, ये करंट, ये भी करंट, करंट करंट, विंड विंड, और चिल्ला के बोला था कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या है? विंड है। तो जो मूवमेंट वर्टिकल है वो हमको कभी फील ही नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के लिए करंट हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, क्योंकि हवा हमको कौन सा फील होगा, जो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? क्या समझ पा रहे हो? तो सर इधर आप मुझे बताओ, जब तक हवा चलेगा तब तक इस आदमी को तो महसूस होगा मस्त, लेकिन ये आदमी को कुछ महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि सर विंड हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। मुझे बताओ, अगर हवा नहीं चले तो क्या बारिश हो सकती है क्या? हवा अगर नहीं चले तो क्या बारिश हो सकती है कि नहीं? आप हमेशा देखना ध्यान से, जब बारिश होने वाला होता है उसके पहले थोड़ा सा ठंडा हवा जरूर पड़ेगा। आप हमेशा नोटिस करना, जब बारिश होने वाली होगी तो ठंडा हवा चलेगा, ठंडा हवा अगर नहीं चला तो बारिश नहीं होगी। इसीलिए बारिश जस्ट होने से पहले थोड़ा सा ठंडापन आपको हो ही जाएगा, उसका कारण बताऊंगा। क्या सुन पा रहे? तो सर विंड का होना बहुत जरूरी है। तो मुझे एक बात बताओ, अब ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज में कहां महसूस होगा, कहां नहीं? मुझे बताओ, कोई आदमी गाती बांध के यहाँ खड़ा है और कोई आदमी फिर यहाँ खड़ा है, किसको ज्यादा महसूस होगा हवा? इसको कि इसको? गाती वाला के बिना गाती वाला? अरे बोलो ना, एक हो, क्योंकि फिर यहाँ पे भी विंड का यही डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल। हमको बस बताने का कारण इसलिए बना क्योंकि अभी हम फिर से दूसरे जोन में अब जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ लौट के आऊंगा नहीं, तो इसीलिए मैं लास्ट बार आपको टेस्ट करके बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल विंड ही महसूस करिएगा, वर्टिकल को महसूस मत करा लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? जो तो बोलो। चलो अब आओ नेक्स्ट पेज पे। अब इसके बाद हमारा जीवन का सफर हो जाता है शुरू। अब मैं यहाँ होता है खत्म, मेरा काम अब थोड़ा सा हो गया है आसान, और मेरा काम कभी आसान खैर होगा है नहीं, लेकिन फिर भी अब मेरी तरफ देखो, देखो बहुत दिन बाद देख रहे हैं ना, 2-3 दिन से देख रहे हैं। इधर आओ, एंडीज माउंटेन पढ़ाया था, कहाँ था? साउथ अफ्रीका में।
साउथ अमेरिका ना, Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक कौनका कुआ पढ़ाया था, अटाकामा डेजर्ट बोला था, Yes, वहीं पर है। ठीक है, साउथ अमेरिका में बोला था मैंने, याद है? Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इधर ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी बनाया था स्ट्रक्चर, तो इधर से इधर बताओ, इधर से हवा आ रही है, स्टर्लिस की वेस्टर्लिस, स्टर्लिस, Yes, sir. अरे है ना, Yes, sir. और जो हवा इधर से जा रही है Yes, वेस्टर्लिस, यस और नो, यस। अब ध्यान से समझिए, इधर देखो स्टर्लिस विंड, इधर जब आप समुद्र, इंडियन ओशन पूरा खुला हुआ है इधर, अगर यहां से स्टार्ट हुआ तो उसको ओशन, ओशन का पानी, ध्यान से समझना, ओशन का पानी ऊपर गर्म रहेगा और नीचे ठंडा रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, ऊपर सूरज, अभी भी सूरज है, अभी क्या सुन पा रहे हो? Yes, अभी sir. पूरा पानी गर्म होगा, जहां भी समुद्र होगा ऊपर का, हाँ या ना? Yes, sir. स्टर्लिस विंड ने उस गर्म पानी को, हॉट एयर विल राइज, अरे है ना, Yes. पानी जब ऊपर का गर्म हो रहा है तो एयर भी तो गर्म हो रहा है, तो पानी को उड़ाकर स्टर्लिस विंड अपने साथ ले गया मॉइस्चर। जब तक वो अपने साथ मॉइस्चर लेके नहीं जाएगा तब तक कहीं और बारिश तो होगी नहीं। अरे बारिश के लिए क्या है, डस्ट पार्टिकल जरूरी है, मॉइस्चर होना जरूरी है, तभी तो बारिश करवाएगा ड्रॉप में, या सुनो, वो बूंद कहां से आएगा जब उसके साथ मॉइस्चर, डस्ट पार्टिकल्स जितने सारे छोटे मोटे कण रहेंगे सब होंगे, या सुनो। इधर देखो, इधर सर कॉमन सेंस समझना, कॉमन सेंस से इधर की तरफ से मॉइस्चर उठाकर पूरा ले आया, और जब ले आएगा इधर देखो, इधर से ले आएगा, जैसी स्टर्लिस विंड अफ्रीका के पास भी देखो, ये फिर लैंड मास आ गया, यानी कि जमीन आ गया, और जमीन आ गया तो उस हवा को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? ऐसा महसूस करो कि चारों तरफ समुद्री समुद्र है और हवा बह रहा है, उसको रोकने वाला है क्या? तो गर्दन मचा देगा वो, उसको पूरा स्पीड तेज है, लेकिन आप ऐसे सोचो, हवा खूब तेज चले तो बीच में बहुत सारा बिल्डिंग आ गया, तो हवा का स्पीड कम हो जाएगा और उसका कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन तो इधर उधर हो ही जाएगा, यानी कि जितना उसके पास मॉइस्चर था बारिश कराने को उतना हो पाएगा क्या? नहीं। अरे हो पाएगा क्या? नहीं। इधर देखो, स्टर्लिंग विंड बेचारा मॉइस्चर लेकर आता तो है, और मॉइस्चर लेकर आता है तो यहाँ पे टकराता है तो बारिश इधर साइड करवा लेता है, लेकिन इसके इधर साइड बारिश नहीं हो पाता, इसलिए दुनिया का अधिकतर डेजर्ट अफ्रीका की इधर साइड में। इधर देखो सर, तो वेस्टर्लिस विंड भी तो है, इधर देखिए, वेस्टर्लिस विंड और स्टर्लिस विंड में डिफरेंस देखो क्या है। वेस्टर्लिस विंड जब इधर से बह रहा है और इधर से स्टर्लिस बह रहा है, तो वेस्टर्लिस यहां से शुरू करोगे तो लैंडमास ज्यादा मिल रहा है इसको, और ये आपको कौन सा रहा है? पैसिफिक ओशन। जब इधर वेस्टर्लिस विंड आता है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगा ना, लेकिन आप मुझे बताओ, स्टर्लिस के पास ज्यादा मॉइस्चर रहेगा कि वेस्टर्लिस के पास? स्टर्लिस के पास क्यों रहेगा? क्योंकि खुला समुद्र है और वो पानी के साथ पूरा मॉइस्चर लेके आएगा, या सुनो। वेस्टर्लिस बेचारा मॉइस्चर लेके आना चाहता है, ऐसा ही कि नहीं आना चाहता है, चाहता है आना। इधर देखो, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था एंडीज माउंटेन, ऐसे एंडीज माउंटेन इस पूरे हवा को, ठंडा हवा को रोक कर बारिश इधर ही करवा लेता है, इसलिए डेजर्ट सब इधर है, अटाकामा हुआ। अगर एंडीज माउंटेन नहीं रहता तब उसके बाद क्या है, पूरा का पूरा पूरे साउथ अमेरिका में बारिश होती, और स्टर्लिस विंड भी इधर से लेकर आती है। तो सर स्टर्लिस विंड जितना मॉइस्चर लेकर आया, थोड़ा सा अफ्रीका से टकराकर थोड़ा उधर बारिश करवा लिया, अब उसके पास मॉइस्चर कम बचा है, फिर वो अटलांटिक का मॉइस्चर लेना चाहेगा, है या ना? और जब तक वो जितना मॉइस्चर लेकर आए उतनी स्पीड उसमें नहीं रहेगी, तो बारिश होगा भी तो फिर इधर साइड हो जाएगा, बीच का एरिया सुखाड़ पड़ जाएगा, इसलिए डेजर्ट अधिकतर बीच में पड़ जाएगा। अरे कुछ बुझा रहा है? तो सर ये आपको एंडीज माउंटेन अगर नहीं रहता तो सर क्या होता, बारिश चारों तरफ होता पूरे साउथ अमेरिका में, या सुनो। लेकिन एंडीज माउंटेन ने रोक कर अपने तरफ ही बारिश करवा लिया, दूसरी तरफ बारिश नहीं करवाया। तो जिधर बारिश हो उसको बोलते हैं ऑनशोर, और जिधर बारिश नहीं हो उसको बोलते हैं ऑफशोर या रेन शैडो। क्या बोलेंगे? रेन शैडो। अब इंडिया का देखो, इंडिया का मैप ये रहा, हिमालय ऊपर है पूरा भरा हुआ, समझ पा रहे हो? अब विंड लेके जा रही है, हिमालय रोक लिया, रोक के इधर बारिश करवा लिया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि राजस्थान में बारिश नहीं होती, मतलब कम होती है। आपको पता है कि राजस्थान में इतना तो सुने होंगे, मरुस्थल ज्यादा है, डेजर्ट ज्यादा है, और उसका कारण क्या है कि सर एक तरफ से विंड तो आकर इधर बारिश करवा लेती है, लेकिन राजस्थान तक आते हैं तो उसके पास उतना मॉइस्चर बचता नहीं है, जिसके कारण वो हमेशा सुखाड़ा जाता है। क्या पहले सुन पा रहे हैं? लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से समझना, मरुस्थल या रेत के आसपास का एरिया का पानी ठंडा होता है। अब आप देखो, आप अभी गर्मी के समय में लोग मटका रखते हैं, मटका के नीचे बालू रखते हैं, अरे रखते हैं ना भाई,
मटका के नीचे बालू रखते हो ना जी, पानी भरकर बालू रखा जाता है, बालू रखा जाता है, उसको फिर थोड़ा ठंडा करके करिए ताकि पानी ठंडा रहे। इंटरेस्टिंग बात देखो, रेत वहां पाया जाता है जहां गर्मी ज्यादा है, और ठंडा होने के लिए वही रेत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? Yes. उसका कारण देखो क्या होता है, जितना भी इस दुनिया में मरुस्थल है, डेजर्ट, जैसे राजस्थान में मरुस्थल आपको बहुत सारा मिल जाएगा, उस मरुस्थल के आसपास आपको खूब ठंडा हवा मिल जाएगा, खूब ठंडा पानी मिल जाएगा, जितना भी मिलेगा तो या एरिया ठंडा मिल जाएगा। कारण क्या होता है, ऊपर का जो टेम्परेचर है वो उड़ाकर स्टर्लिंग विंड ले गया। अब आप मुझे बताओ, इधर समुद्र का पानी ऊपर था, पानी ऊपर से कोई लेके चला गया, तो पानी अब नीचे से ऊपर की तरफ आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा? अरे नीचे से ऊपर आएगा ना, तो नीचे वाला पानी जब वो ऊपर आ रहा है तो ऊपर की तुलना में नीचे वाला ठंडा होगा कि गर्म होगा? ठंडा होगा। अरे ऐसा नो, तो सर यही होता है क्या मरुस्थल के केस में, विंड चलता रहता है, ऊपर के लेयर को बार उड़ाता है, नीचे का जो भी थोड़ा बहुत पानी है ऊपर आने लगता है, और धीरे धीरे इसलिए ठंडापन महसूस होने लगता है। क्या समझ पा रहे हो? तो आप मुझे बताओ, बारिश कब होगी? जब वेस्टर्लीज विंड इधर इधर, अगर मान लो अभी हवा चला, यहाँ इतने दूर में कोई भी समुद्र नहीं है, और मान लो ईस्टर्लीज विंड चल गया, क्या बारिश कराएगी? कॉमन सेंस सोच के बोलना, नहीं कराएगी। कारण क्यों? ईस्टर्लीज विंड तभी बारिश कराएगी जब उसके साथ वाटर का कंटेंट थोड़ा हो। कुछ बुझा रहा है? सिर्फ डस्ट पार्टिकल से बारिश नहीं हो जाएगा, उसको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए, और मॉइस्चर क्या होता है, जिसमें थोड़ा सा सर पानी, थोड़ा सा धूल मिट्टी कण, ये सारा मिलेगा तभी बारिश कराएगी। अब यहाँ दूर तक उसको पानी तो मिला ही नहीं कहीं। अरे ऐसा नो, जैसे क्या करेगा, उड़ा के धूल करेगा, अरे धूल धूल कर दिया, बात खत्म, बारिश होगा क्या? नहीं। इसीलिए स्टर्लिस विंड तभी काम करेगा जब वो पूरा का पूरा खुला मैदान मिले जिसमें पानी हो, और पानी के ऊपर लेयर अपने साथ मॉइस्चर लेके जाए और बारिश करवा ले। इधर देखो, साइक्लोन सुनोगे ना? होता क्या है देखो, साइक्लोन में आप जो टीवी पे देखते हो एकदम ऐसे घुमाऊ घुमाऊ दिखा रहा है आपको, और देखना जब जब साइक्लोन आएगा हवा बहुत तेज होगा। इधर देखो, इधर कंटिन्यू देखो, कॉमन सेंस से प्लीज बताना, क्या अलर्ट हो? कॉमन सेंस से बताना, साइक्लोन में होता क्या है, कॉन्टिन्यूअस बारिश होते जाती है और पानी का मात्रा बढ़ता चला जाता है। मैंने एक बेसिक फीचर क्या है साइक्लोन का, मीनिंग क्या है, हवा काफी तेज, चक्रपात, हवा काफी तेज, बारिश भी हो रही है, और पानी का स्पीड भी काफी तेज जा रहा है। यस और नो? यस और नो? अब इधर देखो, उड़ीसा पढ़ाया था ना? अरे ओट, इंडिया का मैप, इधर देखो, अगर इंडिया के मैप पे देखोगे, इंडिया के जस्ट उड़ीसा के बगल क्या है, बे ऑफ बंगाल। अरे है ना, इसी मैप पे देखो ना, इंडिया के मैप पे देखो, प्रैक्टिकल समझ लो, मजा आएगा। ये रहा उड़ीसा आपका, वो WOAT उड़ीसा रहा, बे ऑफ बंगाल रहा, इधर से ईस्टर्लीज विंड आ रहा है, अपने साथ मॉइस्चर लेगा, आया ना, और मॉइस्चर भी किसका लेगा? बे ऑफ बंगाल का, जो इतना बड़ा है सर, उसको कॉन्टिन्यूअस मॉइस्चर मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस, वो बारिश करवाता जाएगा, बारिश करवाता जाएगा, बारिश करवाता जाएगा। और इसीलिए आप सोचो ना, कॉमन सेंस है कि साइक्लोन कभी बिहार में क्यों नहीं आता, साइक्लोन कभी इधर क्यों नहीं आता, भोपाल में, साइक्लोन उड़ीसा में क्यों आता है? क्योंकि जो समुद्र के किनारे है, हवा को कॉन्टिन्यूअस मॉइस्चर मिल रहा है, वो बारिश करवाया जा रहा है, उसका मॉइस्चर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बारिश रुकेगी क्या? नहीं। अरे सर, जितना आप पानी भरे हो, जितना पानी आप अपने बोतल में भरे हो, जब तक वो पूरा खाली नहीं हो जाए तब तक बोतल तरफता रहेगा। मतलब इमेजिन करो ना, है ना, जब तक वो पूरा का पूरा बोतल खाली नहीं हो जाए तब तक बोतल तरफ रहे। सेम हवा भी तब तक बारिश करवाता रहेगा जब तक उसका पूरा मॉइस्चर कम ना हो जाए। और मॉइस्चर कब कम होगा? जब वो इधर देखो, इधर हवा चल रहा है, इधर है बे ऑफ बंगाल, इमेजिन करो बे ऑफ बंगाल, यानी कि पानी, हवा आराम से उठा रहा है, मॉइस्चर बारिश करवा रहा है, बारिश करवा रहा है पूरा तेजी में। बीच में जैसे ही कोई जमीन का भाग आएगा, उसका मॉइस्चर का कनेक्शन टूट जाएगा। इसीलिए क्या होता है, पहला साइक्लोन उड़ीसा से स्टार्ट होता है, इधर देखो ध्यान से, और उड़ीसा से होते हुए धीरे धीरे हम लोगों की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, बिहार होगी, और बिहार इस समय अलर्ट रहेगा कि उड़ीसा में साइक्लोन आ गया है, बिहार में भी आने का चांस अलर्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? लेकिन होता क्या है, जितना मॉइस्चर बनेगा, इधर इधर मॉइस्चर बनेगा तो क्या बादल बनेगा, फॉर्मेशन, और बादल का फॉर्मेशन होगा तो बारिश होगी। अरे यस और नो? अब बादल का फॉर्मेशन कब तक होगा? जब तक मॉइस्चर मिल रहा है। यस और नो? और जैसी सर बादल का आप देखिएगा, बादल घुमा था, बादल का मूवमेंट होता है, अरे क्लाउड का मूवमेंट होता है, मूवमेंट कौन करा रहा है? एयर करा रहा है उसको। तो सर क्या करता है, जैसी बारिश यहाँ पे हो रही है, उड़ीसा में तो खूब साइक्लोन हो रहा है, लेकिन अब साइक्लोन आगे की तरफ बढ़ना चाहेगा। लेकिन आप मुझे बताओ, जब ये आगे की तरफ बढ़ना चाहेगा, जिसको कहीं पे भी कोई समुद्र या पानी मिलेगा क्या उस एयर को? नहीं। और सर टकराते टकराते जैसी जमीन से टकराएगा, मॉइस्चर बंद हो गया, धीरे 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 बिहार तक आते तो साइक्लोन खत्म हो जाएगा। पहले कुछ बुझा रहा है? बहुत टाइम लगता है, कितनों को समझ में ईमानदारी से हाथ खड़े करो। तो इसीलिए क्या कहना जरूरी हो गया, ईस्टर्लीज विंड हो चाहे वेस्टर्लीज विंड हो, इंपॉर्टेंट है कि उसको कॉन्टिन्यूअस मॉइस्चर मिले तो बारिश करवाएगी।
मॉइस्चर अगर नहीं मिले बारिश नहीं करवाएगी। इसलिए उन क्षेत्रों में साइक्लोन आता है जो समुद्र के किनारे है, क्योंकि हवा को आराम से मॉइस्चर मिल रहा है, उसको कोई ज्यादा पंगा ही नहीं, मॉइस्चर मिलता जा रहा है, बारिश करवाते जा रहे हैं दनादन। इसलिए सोचो ना कि मध्य प्रदेश में कभी क्यों नहीं सुनोगे साइक्लोन आया है, क्योंकि सर मध्य प्रदेश ऐसे सेंटर में है जहाँ पे हवा कितना भी तेज है मॉइस्चर लेकर, तो बारिश इधर कोना में या तो इधर करवा लेगा, इधर करवा लेगा, गुजरात वगैरह में वहां तक पहुंचेगा जब तक उसका मॉइस्चर कम हो जाएगा, क्योंकि लैंड से टकराएगा और बात खत्म। क्या बुझाया? अब देखो, इसीलिए इंडिया जहां पे है, ये तो इंडिया का मैप है, वर्ल्ड मैप पे इसको इमेजिन करो तो वेस्टर्लीज विंड को ज्यादा मॉइस्चर मिलेगा कि ईस्टर्लीज को? देखो ना, ईस्टर्लीज को, क्योंकि ईस्टर्लीज के पास पूरा पूरा खुला खुला मैदान है, और जब पूरा खुला मैदान है तो ईस्टर्ली ज्यादा चलेगा। वेस्टर्ली तो सर यहाँ नजदीकी से यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ तो पूरा नॉर्थ अमेरिका वाला बैठा हुआ है, उसके नीचे भी उसका लैंड मास है, हाँ ना। लेकिन वेस्टर्लीज विंड अगर नीचे आ जाए, नीचे, तो नीचे उसको कहीं पर भी जमीन नहीं मिल रहा है। अरे ध्यान से देखो ना, वेस्टर्लीज विंड, मेरे इस उंगली पर देखना, वेस्टर्लीज विंड नीचे अगर आ रहा है, इसको कहीं भी कोई रोकने वाला है क्या? नहीं। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जब होता है तो उसको रोकना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर वेस्टर्लीज विंड यहाँ से उठा और ये कॉन्टिन्यूअस मॉइस्चर लेके जा रहा है, तो बीच में कोई लैंड मास है क्या? नहीं, तस्मानिया बर्बाद। आप समझ पा रहे हैं? कोरोना उधर शुरू। इसी वजह से आपको ध्यान में रखना है कि मॉइस्चर का कंटेंट कहाँ है। तो वेस्टर्लीज विंड डजंट हैव उतना ज्यादा, उसको क्या ऊपर में नहीं मिलता है, क्योंकि ऊपर में लैंड मास उसके पास बहुत ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि नीचे पूरा उसको खाली मिलता है, जम के बरसाएगा एकदम। आप समझ पा रहे हैं? तो सर इंडिया में अगर बारिश हो रही है, इधर देखो, तो इंडिया में बे ऑफ बंगाल ज्यादा जिम्मेदार है किस चीज के लिए? इधर की तरफ उड़ीसा में साइक्लोन और बारिश करवाने के लिए। कुछ बुझा रहा है? इधर देखो, वेस्टर्लीज विंड इधर से बारिश करवाना तो चाहेगा, अरबियन सागर से करवाना बिल्कुल चाहेगा, लेकिन वेस्टर्लीज विंड आगे इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, वो राजस्थान में बारिश करवाना तो चाहता है, लेकिन सर उसका मूवमेंट विंड का इतना होता है कि उसको ऊपर से पास कर जाता है, जबकि वहां पे अरावली रेंज है, लेकिन ऊपर से चला जाता है और बारिश नहीं हो पाता है। अगर वही हिमालय रहता वहां पे तो रोक के उसको बारिश करवा लेता। अरे देखो ना, एक पहाड़ का हाइट इतू सा है, इधर से विंड गया, इधर से विंड गया, फिर इधर गया, ये ऊपर से पास कर गया नहीं कर गया, और एक पहाड़ का हाइट ऐसे है। कुछ बुझा रहे हैं? जाएगा तो जाएगा कहां? तो यहाँ पे भी जाएगा तभी रोकेगा, यहाँ से जाएगा तभी रोकेगा, यानी कि विंड के मैक्सिमम मॉइस्चर को रोक लिया, और जब रोक लिया तो अपने तरफ बारिश करवा लेगा। इधर साइड बारिश भले ही नहीं हो। तो हिमालय का रोल इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो रोक कर बारिश भी करवा लेता है, और दूसरी बात जब उधर से कोई रिटर्न आने वाला होता है तो उसको रोक के उधर साइड, मतलब साइड रख भी देता है। मैं बताऊंगा इंडिया जो। चल यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ बुझाया? मजा आया क्या? सर इस टॉपिक को समझने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये तो नहीं बोलता कि मैं हाँ ये मान लो बड़ाई कर ही रहा हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ, इसको समझने और समझाने के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ चाहिए, तभी जाकर समझ पाएंगे इतने आसानी से। नहीं तो अधिकतर लोग पहले से जो पढ़े हुए जाकर फिजिकल ज्योग्राफी, अब जाकर पूछेगा ना तो वो उल्टा सीधा कर लेते, वो रख लिया है, ठीक है, वो एग्जाम निकाल भी सकता है, लेकिन सर वो समझा नहीं पाएगा जल्दी। तो कहने का लॉजिक क्या है? ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज दोनों विंड क्लियर है पहले? अरे हाँ बोलो ना जोर से। चलो अब आगे आओ नेक्स्ट। अब उसके बाद फिर काम करना, एक बना लो सहारा डेजर्ट, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, याद होगा ही होगा। अरे हाँ यार, अब एक रफ आइडिया मैप पे आप बनाना, और ध्यान से देखना, एटलस लाओ सभी लोग। अगर इसमें इमेजिन करो, ये देखो लीबिया है, लीबियन डेजर्ट भी एक बताया था मैंने, सहारा डेजर्ट भी इसके आसपास है। आप सोच के देखो, सहारा डेजर्ट इसके आसपास ही बीच में क्यों है? उसके पीछे कारण क्या है? ईस्टर्लीज विंड भी चाहेगा लेके आना बारिश कराना, लेकिन इस साइड में ही बारिश करा पाएगा, आया ना? अगर ये ईस्टर्लीज विंड भी कुछ मॉइस्चर लेके आता है तो इधर तक भी बारिश करवा पाएगा, यानी कि बीच में जितना सारा है, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ये सब के सब बीच में ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना तो ईस्टर्ली उसको बारिश करवाएगा ताकि वहां पे हो जाए, ना वेस्टर्ली करा पाएगा, इसलिए बीच में उसको सेंटर पे सहारा डेजर्ट रहेगा। पहले यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद अटलांटिक ओशन की बात करते हैं। यहाँ अटलांटिक ओशन है, ईस्टर्लीज विंड भागा यहाँ पे आया, तो ईस्टर्लीज विंड बारिश में करवाएगा तो ब्राजील वगैरह के साइड में करवा लेगा, वेस्टर्ली इधर करवा लेगा, एंडीज माउंटेन रोक लेगा, बीच में बन गया डेजर्ट इधर, इसलिए अटाकामा ये सब जो डेजर्ट पड़ा है वो बीच में है। तो सर कोई डेजर्ट बीच में क्यों है, और मरुस्थल वही क्यों है, बारिश वही क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण है। ऐसा नहीं कि बस बना दिया यहाँ पे और वहां। पहले यहाँ तक क्लियर है? लास्ट में पूछ रहा हूँ, कितनों समझ में? हाथ खड़े रहो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो तेजी में। तो क्या लिखोगे बताते हैं। सबसे पहला लिखो, रेन शैडो बोला था अभी, एक बोला था देखो ऑन सोर, और एक बोला था ऑफ सोर। ऑन सोर मतलब जो समुद्र के किनारे है जहां पे बारिश हो रही है,
अब मैंने इधर देखो, अगर मैंने मान लो ये बनाया ये इंडिया का, ठीक है, और इधर की तरफ बारिश अगर हो रही है तो क्या हो गया, ऑनशोर हो गया। लेकिन इधर बारिश नहीं हो रही है मान लो, तो क्या हो गया, ऑफशोर। और इसीलिए एक और बात बोलते हैं रेंज, जैसे अभी साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में कौन सा माउंटेन है, एंडीज। अगर ये एंडीज है तो इधर से हवा जा रही है वेस्टर्ली, तो बारिश इधर करवा लेगा वो, लेकिन इधर बारिश नहीं होगी। तो जिधर बारिश नहीं होती है उसको बोलते हैं रेन शैडो, मतलब बारिश का छाया हो नहीं पाता है, इसको उसको क्या बोलेंगे, रेन शैडो। क्योंकि वर्ड बहुत बार इस्तेमाल किया जाएगा। वहां तो ना बोलेगा कि बताइए कि अटलांटिक ओशन में, साउथ अमेरिका में एंडीज के एने बारिश होगा कि ओने बारिश होगा, ये थोड़ी ना पूछेगा। वो सीधा पूछेगा कि रेन शैडो ऑनशोर और ऑफशोर बारिश करेगा। तो रेन शैडो का मीनिंग है जिधर बारिश नहीं हो, एक तरफ बारिश हो रही हो लेकिन दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही हो, तो जिधर बारिश नहीं हो रही उसको रेन शैडो बोलेंगे। अब उसके बाद आगे चलिए और हेडिंग डालिए नेक्स्ट, विंड। अच्छा, विंड से पहले तीन छोटे छोटे टर्म्स है उसको समझ लेते हैं। लिखिए एक पहला ITCZ। तीन टर्म नहीं समझ लेते हैं ताकि हमको फिर बार बार दिक्कत ना हो। तीन टर्म, पहला है ITCZ, दूसरा है क्या तो बोल रहे हैं, दूसरा लिखे हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स घोड़ा। आप लोग क्या है, तीसरा लिखो डोल्ड्रम। नाश्ता करके कितने लोग नहीं आए हैं, हाथ खड़े करिए। बोला था, मेरी गलती नहीं है। दही चूड़ा रखिए और दही जमाने का टेक्निक बता देते हैं। दूध रखिए, उसमें चरवन्नी डाल दीजिए, अठन्नी डाल दीजिए, दही जम जाएगा। समझ पा रहे हैं, ट्राई करके देखिएगा, जमता है। हम लोग के पास जब नहीं होता था, जोरन बोलते हैं ना, जोरन जोरन नहीं होता था हॉस्टल में, तो हम लोग ऐसे ही बस गलती से अठन्नी पड़ गया। आप सच बता रहे, मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ। आप उसमें अठन्नी या सिक्का डाल देना, आप देखना होगा। उसके पीछे कारण है, मतलब उतना डेप्थ में नहीं जाएगा लेकिन जम जाएगा। बहुत बढ़िया नहीं जमेगा लेकिन फिर भी जम जाएगा। कुछ बुझा रहा है, तो गलती से हुआ था, एक्सपेरिमेंट हो गया था। हम लोग उसके बाद से जोरन को लेगा या जोरन ना, सिक्का बना ले, सिक्का डाल। हॉस्टल में अब वही बताया ना, मतलब हॉस्टल में एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो जब तक सब तक नहीं पहुंचेगा तब तक क्या ही बात है, सब पूछेगा कैसे जमेला, कैसे जमेला। तीन हो गया, चलिए इधर देखिए, एक ही बार में तीनों समझा देंगे और निपट जाएगा मामला। उसके बाद क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? आप लोग कसम खाए मम्मी पापा का यार ज्यादा देर पढ़ेंगे, काम समझ पा रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा देर पढ़िएगा क्योंकि क्लाइमेट। देखो इधर कारण है, मैं बार बोलता हूँ, जो टॉपिक का रिदम है वो रिदम जहाँ करना, वो रिदम मुझे पता है, उस रिदम को फॉलो करना पड़ेगा। फिर मैं 2-3 दिन उसमें बंद करूंगा तो क्लाइमेटोलॉजी का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, और ये मैं कहीं भी नहीं चाहूंगा। इसीलिए आज और कल खींच के क्लाइमेटोलॉजी खत्म ही कर लेंगे जहां तक हो जाए। 1-2 टॉपिक अगर बाकी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कनेक्शन बन जाएगा। तो पहला हेडिंग डालिए ITCZ, फुल फॉर्म लिखिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हो गया? इसको भागने का जल्दीबाजी है, भागना मत, नुकसान होगा बहुत। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक हॉर्स लैटिट्यूड। अरे ये आई पहले उसका फुल फॉर्म जब पढ़े हो तो उसको सोचो जरा क्या है। इंटर है, ट्रॉपिकल है, कन्वर्जेंस है, इधर इधर कन्वर्जेंस, लो प्रेशर की हाई प्रेशर, कल ही बताया था। लो प्रेशर कन्वर्जेंस, और बोला था हाई प्रेशर में क्या, डाइवर्जेंस। हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड जाएगा तो दूर जा रहा है, डाइवर्जेंस, और लो प्रेशर में सारा हवा उसको भरना चाहेगा तो क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस। तो सर इसका मतलब पहला बोल रहा है क्या कि एक ऐसा टॉपिक होगा, ये ऐसा टेम्परेचर, ये एक ऐसा लैटिट्यूड जहां पे कन्वर्जेंस यानी कि लो प्रेशर रहेगा ही रहेगा। आप मुझे बताओ सोच के, कौन सा ऐसा एरिया था जहां पे कन्वर्ज कर रहा था, मतलब वो जो डायग्राम बनाया था उसमें, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट में, या फिर सब पोलर में, या फिर पोलर में, या सब ट्रॉपिकल में। जो आपको बताया था इक्वेटोरियल में तो बताया था। ये देखो ध्यान से, ये 0 डिग्री रहा, ये 30, ये 30,
ये लो प्रेशर था कि हाई प्रेशर? Low pressure. लो, इधर भी हाई, इधर भी हाई, हाई से लो, इधर गया, यस और नो? इधर से समझ आ रहा है? सर क्या हो रहा है? इस सब का सब 0 डिग्री की तरफ आ रहा है क्या? पूरा का पूरा आएगा ना बह के आएगा ना? अरे है ना? तो क्या हो रहा है? इंटर ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल एरिया भी है और ट्रॉपिकल वगैरह बता चुका हूँ ऑलरेडी। ट्रॉपिकल एरिया भी है। कन्वर्जेंस क्यों? क्योंकि लो प्रेशर है, और जोन इसलिए क्योंकि वो एरिया ही है। तो सर जब 0 डिग्री लैटिट्यूड पे ऑलरेडी जब दोनों विंड कन्वर्ज करता है उसी को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो लिखिए ITCZ फुल फॉर्म के बाद एक लाइन लिख लीजिए, ITCZ इज जोन वेयर ट्रेड विंड्स मर्ज। बात खत्म। ITCZ इज ए जोन वेयर ट्रेड विंड्स मर्ज। और ट्रेड विंड का मतलब क्या बोला था? जहां पे सालों साल एक ही दिशा में एक ही तरीके से विंड बह रहा हो, चाहे वो ईस्टर्ली चाहे वेस्टर्ली, उसको ट्रेड विंड बोलते हैं। तो ITCZ इज ए जोन वेयर ट्रेड विंड्स मर्ज, MERG। क्या बोला? जहां पे ट्रेड विंड मर्ज करता हो उसको बोलेंगे ITCZ। समझ पा रहे हैं? अरे है ना? जोर से बोलो ना। दूसरा पॉइंट इसी में लिखो, कन्वर्ज एट 0 डिग्री। कन्वर्ज एट 0 डिग्री। हो गया? लिखिए, कन्वर्ज मतलब लो प्रेशर के हाई प्रेशर। तो अगर इक्वेटर को प्रेशर के शब्दों में कहा जाए तो क्या बोलोगे? क्या हम इक्वेटर के प्रेशर को शब्दों में ITCZ कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि इक्वेटर जो एरिया है वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, लो प्रेशर भी है, कन्वर्ज करेगा ही करेगा, और 0 डिग्री पे कर रहा है, और इक्वेटर का वो ऑलरेडी अपना एरिया भी है। तो इसीलिए कभी कभी आपसे इक्वेटर ना बोलकर ITCZ बोला जाएगा, तो 0 डिग्री पे हो जाएगा। पहले यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताते जाना, जो बता देगा इनाम। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, क्या ITCZ हाई प्रेशर से रिलेटेड है? यस और नो? फिर तो पूछ रहा हूँ, क्या ITCZ हाई प्रेशर से रिलेटेड है या लो प्रेशर से? सर पूरा का पूरा लो प्रेशर बना हुआ है इक्वेटर पे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस बोल रहा हूँ, कन्वर्जेंस। ITCZ में नाम में कन्वर्जेंस है, तो हाई कहाँ से आ जाएगा? दूसरा क्वेश्चन, ITCZ इज ए प्लेस जहाँ पे वेस्टर्ली विंड मर्ज करता है, यस और नो? कौन सा मर्ज कर रहा है? ईस्टर्ली मर्ज कर रहा है, वेस्टर्ली थोड़ी मर्ज कर रहा है। और कमाल के बात है 2022 का क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट के फॉर्म में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन बताता है। ITCZ इज रिलेटेड विद 30 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट। यस। अरे वो 0 डिग्री वाला है, 30 वो तो उसके बीच में है ना, लेकिन इक्वेटोरियल का ज्यादा एरिया तो है, वो तो लैंडमार्क है, बाउंड्री है 30 डिग्री। एरिया बोल रहा है जोन, तो जोन तो उसके अंदर में है ना, 30 डिग्री पे थोड़ी ना है। तो सर नो। चौथा क्वेश्चन लास्ट, ITCZ इज रिलेटेड विद हेवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश होगी, यस और नो? इक्वेटर पे ऐसे भी मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा बारिश होती है, हर दिन इतना गर्मी पड़ता है, इवापोरेशन होगा, नीचे लो प्रेशर बनेगा, और जहां भी लो प्रेशर बनेगा बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ी जाएगी। क्या सुन पा रहे हैं? और सर बारिश कराने का जिम्मेदार ईस्टर्ली विंड होगा इक्वेटर पे कि वेस्टर्ली विंड होगा? ईस्टर्ली होगा, यानी कि पूर्वैया जो पछिया बोलते हैं वो यही है। पूर्वैया हवा के कारण इक्वेटर पे बारिश ज्यादा होगी, पछिया के कारण नहीं होगी। कुछ बुझा रहा है? इसलिए गांव के लोग बोलेगा तो देखा पूर्वैया और पछिया उनको पता होता है, उनको ये नहीं पता कि क्या चल रही है, लेकिन उनको पूर्वैया और पछिया पता होता है, वो डायरेक्शन के हिसाब से समझते हैं। वो लॉजिकली सही नहीं है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतने सालों से देखते आ रहे कि देखा हाई हवा मैं जाता था मेघ बरसी, हवा मैं आता था मेघ बरसी, वो साइंस नहीं है। पहले क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरा पॉइंट लिखे अब आगे, नेक्स्ट। अच्छा आप मुझे बताओ, एक शब्द बोल रहा हूं, आप मुझे बताना, स्टेबिलिटी, और एक शब्द बोल रहा हूं इनस्टेबिलिटी, स्थिरता और अस्थिरता। जिससे पूछे वही बताएगा। शब्द बहुत मामूली है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट इसमें है। फिर से बोल रहा हूं, जहां बारिश नहीं हो रहा हो वहां पे स्टेबिलिटी होगा कि इनस्टेबिलिटी होगा? जिसको लगता है स्टेबिलिटी होगा हाथ खड़े हो। कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, मैंने बताया नहीं तो कहां से आप समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए।
चलिए पूछ लेते हैं, आप मुझे बताओ, बारिश के मौसम में पूरा किचड़ पिचड़ हो जाता है, कीड़े मकोड़े इधर उधर साइड से, किसको ठीक लगता है? वहां पे पूरा का पूरा इनस्टेबल सिचुएशन बना हुआ है, अस्थिरता, कुछ ठीक नहीं है। इधर मम्मी खाना बना जा रही है, किचन में से पानी चू रहा है, वहां से आंगन क्रॉस करके आ रही है, 2 बार तब भीग गई। मतलब एक बात बता रहे हैं, चारों तरफ रूम में गा रहे हैं, अब बाहर से कहीं चप्पल ओढ़ पूरा घर में कचरा कचरा लगा हुआ है। अरे ऐसा नो, मतलब ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बस जब जब बारिश होगी इनस्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि वो काम नॉर्मल चलेगा ही नहीं। अब ये देखो, अफ्रीका में सोचो, इक्वेटर के आसपास है ना जी, अरे अफ्रीका इक्वेटर के आसपास है ना, क्रॉस भी करता है केनिया से होते हुए 0 डिग्री। अफ्रीकन कंट्री ज्यादा गरीब क्यों है? अफ्रीकन कंट्री से ही सारा वायरस, बीमारी, ये बोला तो बोला सब वही तो क्यों शुरू होता है? जहां साल भर बारिश होता हो। हम 2-3 महीने में बारिश में परेशान हो जाते हैं, और जहां साल भर बारिश होता हो वहां के लोगों का इफिशियंसी कहाँ रहेगा? उनको काम करने की क्षमता ही बॉडी में नहीं बचती है। इसीलिए अधिकतर आप देखेंगे अफ्रीकन प्लेयर्स को, वेस्ट इंडीज को, या जितने भी प्लेयर्स को, तो सब क्या करते हैं, उनके पास इफिशियंसी इतना कम है कि सर एक आदमी ऐसा समझो, मैंने उस समय बताया था, जो एसी में बैठ के काम कर रहा है, और एक आदमी ऐसा है जो कूलर चलाए, वो कूलर धक धक चल रहा है, और उतना गर्मी हो, मतलब उतना गर्मी नहीं हो पा रहा है। ज्यादा काम कौन कर पाएगा? जो एसी में रह रहा है वो वाला, या जो कूलर में है वो वाला? कि 2 का पानी डालेगा, फिर उसके बाद बंद होते सोचेगा तो बर्फ ही डाल देते हैं। अरे है ना कि कुछ तो कम वक्त है, अरे ऐसा नो। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है, अफ्रीका में, क्या सुन पा रहे हैं? अफ्रीका में लोगों का इफिशियंसी कम होता है, वहां पे लोगों का काम करने का क्षमता ही कम होता है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा है उनका, साल भर बारिश है, इधर कीड़े मकोड़े, उधर वायरस, इधर बीमारी, सारा वर्ल्ड का 90% वायरस और बीमारी अफ्रीका से आता है। क्योंकि वहां सिचुएशन क्या है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है? इनस्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि बारिश हमेशा होती रहती है उधर। और हम आप बोलो ना, बारिश के सीजन को डॉक्टर का सीजन कहा जाता है। बारिश का सीजन इज कॉल्ड एज डॉक्टर सीजन, क्योंकि डॉक्टर भी मनाते रहता है, हे प्रभु खूब बारिश हो के बाद, क्योंकि जितना बारिश होगा उतनी बीमारियां होगी। आप समझ पा रहे हैं? और बीमारी होगी तो किसके पास जाइएगा? मम्मी के पास, डॉक्टर के पास। इसलिए बारिश सीजन इज कॉल्ड एज डॉक्टर सीजन। कुछ बुझा रहा है तो मुझे एक चीज समझाने के लिए इतना, तो क्या बोला, इनस्टेबिलिटी का मतलब है कि सर बारिश होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जहां रेनफॉल हो रहा हो, विंड बहुत तेज चल रहा है, इस तरीके का, वो इनस्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी क्या है? काम कंडीशन, शांत, जहां उतना बारिश नहीं, आराम से नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पहले बता दिया, तो लिख लो, स्टेबिलिटी में लिखो, इनस्टेबिलिटी में लिखोगे जहां रेनफॉल हो, जहां बारिश होगी वहां का सिचुएशन इनस्टेबल होगा, उससे लिख लो। और जहां रेनफॉल ना हो वो स्टेबल एरिया रहेगा, जहां बारिश ना हो वो स्टेबल एरिया। ज्योग्राफी के लिए दिमाग में रख लेना बस, बाकी आप अपना इनस्टेबल और स्टेबिलिटी का मीनिंग अपने हिसाब से करते हैं। हो गया? दूसरा लिखो, हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड। अच्छा, तो चलो आपसे पहले पूछ लेता हूं, ITCZ इज इन स्टेबल एरिया या स्टेबल एरिया? इनस्टेबल, क्योंकि बारिश होगी ना, वहां भरपूर होगी। लिखो ITCZ में लिख लेना पॉइंट, ITCZ इज अ इनस्टेबल एरिया या इनस्टेबल जोन, इनस्टेबिलिटी जोन। लिख लिए ITCZ। दूसरा लिखो हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, अब बता ना, हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री पे, वो जो डायग्राम पढ़ा रहा था 30 डिग्री पे ऐसे नीचे की तरफ आ रहा था, वो विंड था कि करंट था? करंट था। अरे जो डायग्राम बनाया था हेडले सेल और फेरल सेल, एक डायग्राम ये है ना, ये मान लो हेडले, मान लो 0 से 30 पे गया, 30 से 60, क्या कौन सा सेल? फेरल। ठीक है, तो सर ये 30 डिग्री पे जो विंड यहाँ पे ऐसे यूं आ रहा है ना, तो सर ये आ रहा है, तो ये तो बारिश करवाएगा नहीं। अरे करंट के कारण बारिश होगा कि विंड के कारण होगा? विंड के कारण। तो जहां विंड नहीं तो वहां बारिश होगी क्या? नहीं। और जब बारिश नहीं होगी तो सिचुएशन क्या है, स्टेबल है इनस्टेबल? बोलो ना, स्टेबल। सो पहले लिखो हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, पहला पॉइंट लिखो
30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास होगा, ऐसे ऐसा ही लिखना एकदम नॉर्मल बिंदास, 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास होगा। देख लिए 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास होगा। तो सर मुझे बताओ ये हाई प्रेशर से रिलेटेड होगा कि लो प्रेशर से? 30 डिग्री लैटिट्यूड हाई प्रेशर से होगा, देखो इट इज रिलेटेड विथ हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, स्टेबल एरिया बिकॉज नो रेनफॉल, स्टेबल एरिया बिकॉज नो रेनफॉल। स्टेबल एरिया बिकॉज नो रेनफॉल एंड विंड इज एब्सेंट, करंट इज एक्टिव। विंड इज एब्सेंट, हवा नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का विंड बोलेंगे ना जी। तो विंड इज एब्सेंट एंड करंट इज एक्टिव। करंट के कारण बारिश होगी क्या प्रभु? नहीं होगी ना। तो विंड इज एब्सेंट बट करंट इज एक्टिव। लास्ट एक और इसमें लिख लो, काम कंडीशन एट 30 डिग्री, काम CALM यहां लिखा हुआ है। शांत माहौल रहेगा, शांत माहौल रहेगा, जब स्टेबल रहेगा तो शांति रहेगा। ये देखो यहाँ हवा चल रहा है क्या? यहाँ हवा चल रहा है क्या? काम काम CALM यहाँ है, शांत शांत स्टेबल लिख तब। इधर क्या सुन रहे हो आप लोग? या छोड़ दूं? तो सुनते रहो और अलर्ट रहो, मैंने बोला, नहीं तो जाएगा मामला। इधर देखो, अंग्रेज लोग क्या करते थे सुनो, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे आते थे तो मैंने बोला हवा आपको महसूस होगा या नहीं होगा? अरे नहीं होगा ना, क्योंकि वर्टिकल आ रहा है, वो करंट है, विंड है ही नहीं, तो महसूस कहां से होगा? अंग्रेज क्या करते थे, ध्यान से समझना, ये नाम हॉर्स लैटिट्यूड क्यों पड़ा उसके पीछे कारण है, सुनो। हॉर्स मतलब क्या? गधा, घोड़ा ना। अंग्रेज क्या करते थे, नाव में आते थे और वो पहले का पहले पूरा मूवमेंट क्या समुद्र से ही होता था? अरे ऐसा ना, उस समय हमारे पास उतना ट्रक और रोड मतलब उतना था नहीं। और जब वो आते थे तो फिर उतर कर उनको तो घोड़ा से ही जाना होता ना, फिर अरे जमीन से तो जाना पड़ेगा, समुद्र से उतर के जमीन से जाना पड़ेगा। तो क्या करते थे, अपने नाव के साथ, जहाज के साथ हॉर्स रखते थे, घोड़ा, कि वहां उतरेंगे, फिर घोड़ा पे चढ़ेंगे और फिर अपने कैंप पे चले जाएंगे। क्या सुन पा रहे हैं? लेकिन जैसे ही 30 डिग्री लैटिट्यूड पे आते थे, वहां विंड उनको फील ही नहीं होता था। ओ टूट गया क्या? विंड फील ही नहीं होता था, समझ पा रहे? और विंड अगर फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनको नाव चलाने में कठिनाई हो गई या टफ होगा? अब क्या करते थे, घोड़ा को उठाकर फेंक देते थे, उससे नाव हल्का होता था और हल्का होने के कारण फिर विंड आगे मूवमेंट करता था। इसीलिए उसका नाम पड़ा हॉर्स लैटिट्यूड। कुछ बुझा रहा है कि तो समझ में आया? तो सर उसके पीछे रीजन है और वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहना क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड नाम ऐसे नहीं पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि सर ये कहानी पीछे का है। और वो कहानी अब आपको बता कोई देगा तब बोलो क्या जादू, कि वहां पे हवा महसूस नहीं हो रहा है। हवा महसूस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि करंट है कि विंड है? करंट है, और करंट इज नॉट फेल्ट बाय एनीवन, और इसीलिए वो वर्टिकल मूवमेंट के कारण अब हल्का करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा, हल्का करते थे आगे बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक? तीसरा लिखो, डोलड्रम। डोलड्रम घड़ी का लग रहा है आज अंतिम हो गया क्या? डोलड्रम लिखो। हॉर्स लैटिट्यूड समझ गए तो डोलड्रम भी समझ गए। कैसे? एक पॉइंट लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। काम कंडीशन एट 0 डिग्री इज कॉल्ड डोलड्रम। काम कंडीशन एट 0 डिग्री इज कॉल्ड डोलड्रम। ठीक है, काम कंडीशन है कहां? 0 डिग्री। ठीक, अब एक पॉइंट बोल रहा हूं, जहां पे माहौल शांति हो, स्टेबल हो, 0 डिग्री पे लेकिन होना चाहिए। और हॉर्स लैटिट्यूड का इधर ध्यान समझो, हॉर्स लैटिट्यूड पे भी शांति है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है ना। अरे हॉर्स लैटिट्यूड कितना बोला? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे करंट फील हो रहा है, यानी कि विंड फील नहीं हो रहा है, तो बारिश नहीं हो रही है, तो सिचुएशन स्टेबल है। यस और नो?
और हम अब बात कर रहे हैं कि 0 डिग्री, और 0 डिग्री हम कब की बात, किधर की बात कर रहे हैं, उस ध्यान से समझिएगा। जो फेरल सेल बना है, जो ये डायग्राम है, ये 0 डिग्री है, अरे ये 30 डिग्री है ना। अब इस 0 डिग्री पे कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, सुन पा रहे हैं, और कोई आदमी यहाँ खड़ा है यहाँ, तो सर कहने का लॉजिक क्या है, यहाँ पे इसके तुलनात्मक रूप से इसको तो ज्यादा महसूस होगा हवा, अरे है ना, क्योंकि ये ज्यादातर फील करेगा, तो क्या फील करेगा कि अपने चेहरे पे इधर से इसके ऊपर हवा लगता हुआ आ रहा है। लेकिन जो यहाँ आदमी खड़ा है उसका यहाँ तो करंट वाला ज्यादा डोमिनेट करेगा, और करंट कभी भी आपको ज्यादा फील होगा नहीं, है ना। तो सर इधर देखो, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन डोल्ड्रम एंड हॉर्स लैटिट्यूड। सिमिलैरिटी क्या है, एक समानता क्या है इसमें, दोनों जगह काम कंडीशन है, शांति कंडीशन है, बस उसके बाद लैटिट्यूड अलग है, एक 0 डिग्री है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, और दोनों का डिफरेंस है कि एक 0 डिग्री पे काम करता है, दूसरा कितने पे, 30 डिग्री पे काम करता है। तो पहले लिखो, एक ऐसा टेबल बना लो, एक तरफ लिखना हॉर्स लैटिट्यूड, दूसरी तरफ लिखना डोल्ड्रम, उसका अंतर लिखने के लिए, एक तरफ हॉर्स लैटिट्यूड, दूसरी तरफ डोल्ड्रम। लिखो जल्दी, तेजी में लिखो, खत्म क्लास। पहला पॉइंट हॉर्स में लिखना, रिलेटेड विथ 30 डिग्री की 0 डिग्री, तो रिलेटेड विथ 30 डिग्री लैटिट्यूड। दूसरा लिखो, डोल्ड्रम में क्या लिखोगे, रिलेटेड विथ 0 डिग्री लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लिख लिए। हॉर्स में दूसरा पॉइंट लिखो, यार डिफरेंस आपको खुद से लिख लेना चाहिए, फिर भी लिख लो। हॉर्स में लिखना, हॉर्स में रिलेटेड विथ हाई प्रेशर बेल्ट की लो प्रेशर बेल्ट, पहले खुद बताओ ना, 30 डिग्री पे क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बेल्ट, लिखो रिलेटेड विथ हाई प्रेशर बेल्ट, हॉर्स में लिखना। डोल्ड्रम में क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट, 0 डिग्री पे है ना जी, डोल्ड्रम में लिखो 0 डिग्री, सॉरी लो प्रेशर बेल्ट। हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड स्टेबिलिटी होगा कि इनस्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी होगा, लिखो स्टेबिलिटी, नो रेनफॉल। 0 डिग्री पे इनस्टेबिलिटी लिखना, 0 डिग्री पे इनस्टेबिलिटी लिखना। अब बताता हूं क्यों। जीरो डिग्री पे इनस्टेबिलिटी लिखना, उसके बाद एक पॉइंट लिखो, हॉर्स में काम एट 30 डिग्री लैटिट्यूड, काम एट 30 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, क्यों लिखवाया हूं समझो, दोनों जगह काम लिखवाया उसके बावजूद भी एक जगह रेनफॉल एक जगह नहीं रेनफॉल क्यों लिखवाया हूं समझ। देखो ये देखिए, कोई आदमी, प्लीज समझना ध्यान से, कोई आदमी अगर विंड का डायरेक्शन ऐसे मूव कर रहा है मान लो, ठीक है, तो कोई आदमी जस्ट यहाँ पे, मतलब ऐसे समझना, जस्ट यहाँ पे खड़ा है, जब विंड इसके तरफ ऊपर जाने वाला है मान लो, अभी के लिए समझना, कोई भी आदमी यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा है जहां पे विंड खत्म ही होने वाला है और वो पूरा का पूरा वर्टिकल रूप लेने वाला है, सुन पा रहे हो, और कोई आदमी बिल्कुल बीच में खड़ा है, तो ज्यादा महसूस विंड का इसको होगा कि इसको होगा, बीच वाले को होगा, क्योंकि अभी यहाँ से वर्टिकल होने वाला है, जस्ट होने वाला है। तो हम काम इसलिए बोल रहे हैं 0 डिग्री पे क्योंकि जस्ट उसके क्लोज है, और क्लोज है, यहाँ से वर्टिकल होने वाला है, पूरी तरीके से वर्टिकल हुआ नहीं है, इसलिए हम उसको थोड़ा काम बोल रहे हैं, बस अभी क्या समझना है, जंक्शन है वो। लेकिन बारिश 0 डिग्री पे तो होगी ना बॉस, क्योंकि थोड़ा एयर तो है ही है, हम 30 डिग्री पे तो मान के चल रहे हैं क्या कि यहाँ पे बारिश नहीं ही होगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा क्या है, करंट। लेकिन 0 डिग्री पे अभी विंड से किसमें कन्वर्ट होने वाला है, करंट में, लेकिन थोड़ा एयर तो रहेगा, तुलनात्मक रूप से बात कर रहे हैं, अरे हाँ ना। तो 0 डिग्री पे थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, लेकिन 30 डिग्री पे बारिश नहीं होगी, समझ पा रहे हो। एक उसका रीजन ये कि 0 डिग्री पे बारिश होने का कारण है कि अभी विंड वर्टिकल मूवमेंट लेने ही वाला है, और वर्टिकल मूवमेंट लेने से पहले थोड़ा सा उसके पास है, और 0 डिग्री पे लो प्रेशर बन रहा था कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर जब भी बनेगा बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि सर सिमिलैरिटीज बस ये है
कि 0 डिग्री पे भी थोड़ा सा शांत सिचुएशन है, इसलिए क्योंकि अभी इसमें तुलनात्मक रूप से जितनी शांति है विंड वर्टिकल मोमेंट लेने वाला है, और 30 डिग्री पे पहले से ही वर्टिकल है, अब आकर वो धीरे से आगे जाकर तब उसके बाद विंड में कन्वर्ट करेगा। तो बस अभी के लिए उतना ही डिफरेंस याद रखना, और जो थर्ड पॉइंट है उसमें का थर्ड वो थोड़ा सा ध्यान से रखना, इनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी वाला, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछेगा। लास्ट में पूछ रहा हूँ, डोलड्रम में बारिश होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, होगी क्या? नहीं होगी। और हॉर्स लैटिट्यूड की लोग कहानी याद रखोगे ना तो चीजें आपको आसान हो जाएगा डिफरेंशिएट करना। यहाँ तक क्लियर है? ये तीनों टॉपिक क्लियर है। आगे हेडिंग डालो, नेक्स्ट विंड, तेजी में विंड हो गया। देखो विंड के बहुत सारे प्रकार होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े नहीं, बहुत सारे। मैं आपको बस बताते जाता हूं तेजी में। कल क्लास कोई नहीं छोड़िएगा, मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, प्लीज मत छोड़िएगा, आपको बहुत बड़ा हो जाएगा नुकसान, इसीलिए ध्यान रखिएगा। विंड हेडिंग डालने के बाद इसमें 3 पार्ट कर लीजिएगा, ठीक है? पहला पार्ट में लिखिएगा परमानेंट विंड, पहला पार्ट में लिखिएगा परमानेंट। परमानेंट विंड, ठीक है? दूसरा में लिखिएगा सीजनल विंड, तीसरा में लिखिएगा लोकल विंड, लोकल विंड। हो गया? परमानेंट, सीजनल, लोकल, लोकल फॉर वोकल, क्लियर है? परमानेंट में 3 कर लेना, ईस्टर्लीज और बोलो वेस्टर्लीज, और तीसरा क्या होगा? तीसरा लिख लेना पोलर ईस्टर्ली, उसका नाम अलग से दे दिया गया, जो सबसे ऊपर था। अरे ऊपर था ना पोलर ईस्टर्लीज, ऊपर जहां हाई प्रेशर बन रहा था, तो पोलर ईस्टर्ली। परमानेंट में 3 विंड हो गया, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। सीजनल में तो भतेर है, भतेर। भतेर जानते हैं आप? जानते हैं, ये हरियाणवी वर्ड है वैसे, भतेर वहीं से आया है। खैर सीजनल विंड में पहले लिखेगा मॉनसून। मॉनसून विंड बोलते हैं ना, मॉनसून आने वाला है, मॉनसून आने वाला है, मॉनसून जाने वाला है, मॉनसून। ये कहां पढ़ेंगे? ये सीजनल विंड पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, आईजी। सीजनल विंड पूरा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में आएगा, वहीं पे पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? फिर बाद में मत चिल्लाना, कोई अगर दोबारा बोला ना सर सीजनल विंड छोड़ दिए, उसके बाद समझना कुछ नहीं, क्या करेंगे? नेक्स्ट तीसरा लिखिए लोकल विंड। लोकल विंड लिख लिए? लोकल विंड में क्या क्या हो सकता है? लू हो सकता है क्या? अरे लोकल विंड, लोकल एरिया, लू इज ए लोकल विंड, बिहार में चलता है, लू मार दी। चिनुक जैसे चाइना वगैरह में है शायद, अलग अलग, इसको रटना नहीं है कि कौन सा है कहाँ, लेकिन लोकल विंड में लू आ जाएगा, चिनुक आ जाएगा, एक्सेट्रा, अलग अलग एरिया के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है? कभी कभी माउंटेन ब्रिज, लैंड ब्रिज या सी ब्रिज इसी के अंदर आ जाता है, मतलब लोकल विंड के अंदर ही आ जाता है, वो हम इसी में पढ़ेंगे। तो सिर्फ इसको छोड़कर, ये सीजनल विंड इंडियन ज्योग्राफी छोड़कर बाकी इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है? सर इसको कवर क्या करना है? स्टडी विंड पता ही नहीं है, अरे है ना, वेस्टर्लीज पता ही है, पोलर ईस्टर्ली पता है, बात खत्म। इधर लोकल विंड में कुछ करना नहीं है, विंड खत्म, आगे बढ़िए। चलिए आगे तेजी में, हाँ बड़ी बड़ी हो गया, खत्म। विंड तो मेन कॉन्सेप्ट आपको पहले ही समझा दिया हूं मैं कि विंड में आपको करना क्या है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल, फिर आपको कैसे डायरेक्शन निकालना है आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़िए। लोकल विंड में बहुत सारे नाम है, हम उतना जाएंगे नहीं। आप एक काम करिए, इसी की जगह पे इसी में 2 लिख लो, एक लिख लो सी ब्रीज, यही लिख लो ताकि हम एक प्रोसेस से बता दें आपको। दूसरा लिख लो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, लिखिए। उसके बाद लिखो, वहीं पे लिख लो माउंटेन एंड वैली ब्रिज, माउंटेन एंड वैली ब्रिज। ब्रिज का स्पेलिंग ठीक लेना, ब्रिज शब्द मत लिख देना, माउंटेन एंड वैली ब्रिज।
हो गया। और बहुत सारे विंड के नाम है, फायान विंड का भी नाम सुना होगा, बीच में आया था फायान विंड, ठीक है, बहुत सारा नाम है। कैटरीना विंड, बहुत सारा है, हाँ नाम है ये सब। चिनुक वो भी है, सिरोको है, खमसीन है, ये सब बहुत सारा चीज है। गिबली, हरमटन, ये सब विंड के नाम है। और ये एक रूल के हिसाब से होता है कि इस बार अगर तूफान आया तो कौन देश क्या नाम रखेगा, वो पहले ही से फिक्स होता है, समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और उसको मैं फोटो खाली भेज दूंगा, आप लिख लीजिएगा, उसको रख लीजिएगा तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक दो पूछता है प्रीलिम्स में, तो लिख लीजिएगा, मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, आप हेडिंग डालिए, ये हो गया खत्म। थोड़ा एक पेज छोड़िए, हेडिंग डालिए ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी याद करो क्या था, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी था ना। चलिए डालिए ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास। ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास, ठीक है। बारिश का भी टाइप आएगा आगे बहुत सारा। काम करते हैं, आज रहने देते हैं, ठीक है, कल ही इसको पूरा खत्म कर लेंगे। देख लेते हैं जहां तक पूछा उतना कर लेते हैं, तो कल खत्म कर लेते हैं। वर्ल्ड क्लाइमेट, हाँ क्योंकि हो जाएगा खत्म, आराम से हो जाएगा, ठीक है। कल 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 क्लाइमेटोलॉजी ओवर हो जाएगा, उस पर हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट। वर्ल्ड क्लाइमेट बढ़ाया था ना, अरे वर्ल्ड क्लाइमेट बोला था ना थीम में, तो वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ेंगे, इसी के टॉपिक के अंदर ही आएगा। वर्ल्ड क्लाइमेट अलग से देखेंगे, एकदम बढ़िया से देखेंगे। अभी एक हेडिंग डालिए, ह्यूमिडिटी वाला डाल लिए हैं, बोलिए ना जल्दी से सर, ठीक है। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज वगैरह डाल लिए थे, तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के लिए स्पेस अभी छोड़ दीजिएगा आप अपने फेयर कॉपी पे, ठीक है या ना। बस एक टॉपिक एक बार बताऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। ह्यूमिडिटी में आप हेडिंग डालिए सबसे पहला और लिखिए सबसे फर्स्ट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, LATENT, लेटेंट हीट। देखिए काहे सुस्ता गए जी, काहे सुस्ता गए आप लोग, सुस्ताइए मत, बुर्बक वाला काम मत करिए, लिखिए लेटेंट हीट पहला। अच्छा आप लोग सुने होंगे जला के आग कर देंगे वो तो अलग है, एक ऐसा चीज जिसका फेज चेंज हो जाता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड हो गया, लिक्विड टू गैस हो गया, या सॉलिड टू गैस हो गया, सुनोगे कपूर, उसका एक वर्ड होता था, क्या वर्ड होता था उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, मतलब सीधा एक फेज से उसको दूसरे फेज में ना जाकर सीधा तीसरे फेज में चला जाना। तो सर उसी तरीके से लेटेंट हीट का यहाँ पे काम है, इसलिए समझना। लिखो पहले डेफिनेशन लिख लो, व्हेन ड्यू टू हीट, व्हेन ड्यू टू हीटिंग लिख लो, व्हेन ड्यू टू हीटिंग phase changes, when due to heating phase changes, phase changes मतलब क्या बोल रहा हूं, सॉलिड से किस में चला गया, लिक्विड में, phase changes then it is called latent heat, then it is called latent heat। कुछ समझ में आ रहा है? लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन, जो लेटेंट वर्ड है LATENT, इसका मीनिंग होता है हिडन, छुपा हुआ। लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन, छुपा हुआ, मतलब एक ऐसा हीट मिला जो हमको दिखा भी नहीं और उसका फेज चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो दही का फॉर्मेशन, दही को अगर हीट मिला, दही जैसे अगर गर्मी में रखोगे तो दही मतलब जम जाएगा, उसको टेम्परेचर थोड़ा सा चाहिए। हमको दिखा क्या कि उसको हीट कहां से मिला, हमको नहीं दिखा, लेकिन उसमें हीट तो है और उसके कारण उसमें कन्वर्जन भी हो गया। आइसक्रीम हाथ में रखे हुए थे और सीधा पिघल गया, अरे है ना, हीट हुआ, हमको दिखा क्या, नहीं दिखा। तो लेटेंट हीट का मीनिंग है कि जब भी कोई चीज एक फेज से दूसरे फेज में बदलता है और वो हीटिंग के कारण बदले और वो हीटिंग हमको दिखे नहीं, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। पहले यहां तक क्लियर है? Yes, sir. पहले क्लियर है? जोर से बोलिए सर। Yes, sir. ठीक है, दूसरा लिखो, एग्जांपल लिखो, इसमें एग्जांपल लिख लो क्योंकि इसी एग्जांपल का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। लिखो, सन हिट्स द वाटर, sun hits the water and convert it into water vapor, and convert it into water vapor.
सोचो ना, सूरज ने क्या किया, समुद्र के पानी को गर्म किया, और किसको गर्म किया, पानी को कि किसको, पानी, वाटर। वाटर कौन सा फेज है, लिक्विड, यस और नो? वाटर चेंजेस इनटू कौन सा, वाटर वेपर, वाटर वेपर, वेपर कौन सा है, गैस, यस और नो? तो सर लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, फेज चेंजेस, हीट किसके कारण हुआ, सन के कारण, और हमें दिखा क्या, नहीं दिखा। तो सर लेटेंट हीट का मीनिंग है जब भी कोई एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो और हमें वो दिखे ही ना, हीट के कारण, बात खत्म, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट। पहले क्लियर है? एक एक चीज बारीकी से क्लियर रखना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। पहले ये डेफिनेशन क्लियर। दूसरा लिखो आप, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर में क्या अंतर है उसको समझ लो। तो एक तरफ ह्यूमिडिटी का टेबल बना लेना, एक तरफ मॉइस्चर का बना लेना। एक तरफ ह्यूमिडिटी, दूसरी तरफ मॉइस्चर। लिख ली? ह्यूमिडिटी में लिखिएगा प्रभु, हल्दी हल्दी तेजी हाथी बढ़ाइएगा। लिखिए, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्या बोला, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड व्हाट, ह्यूमिडिटी। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब ह्यूमिडिटी गैस से रिलेटेड है कि लिक्विड से रिलेटेड है? गैस। अभी वाटर वेपर बोला हूं प्रभु, वाटर वेपर क्या है, वाष्प क्या है, गैस है। तो सर लिखिए दूसरा पॉइंट, इट मींस ह्यूमिडिटी इज रिलेटेड विद गैसियस फॉर्म। ये लिख लो, नहीं तो कोई पूछेगा ना उसके बाद फिर पता चलता है, ऐसा लगता है कि सब आता है, उसको जब पूछता है क्वेश्चन ना तब पता चलता है, जा पत्ती बत्ती गुल। इट मींस ह्यूमिडिटी इज रिलेटेड विद गैसियस फॉर्म। मॉइस्चर में आओ। अच्छा आपसे पूछते हैं, बताना आप, सुबह आप उठे, जो कि आमतौर पर उठते नहीं है, ठंड के दिन में आप गए और बाहर देखे पत्ते पे, पेड़ के पत्ते पे उसकी बूंदे गिरी हुई है, वाटर ड्रॉपलेट, तो आप क्या बोलेंगे, उसका ह्यूमिडिटी हाई है कि मॉइस्चर हाई है? वहां ह्यूमिडिटी बोलोगे क्या, नहीं, वहां वाटर ड्रॉपलेट्स है, और वाटर ड्रॉपलेट्स है, पानी मतलब लिक्विड है कि गैस है, लिक्विड है। इसका मतलब समझ में आया? सर आप कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं कि मॉइस्चर इज रिलेटेड विद लिक्विड एंड ह्यूमिडिटी इज रिलेटेड विद क्या, गैस। कुछ बुझा रहा है? तो लिखो, मॉइस्चर में इट इज रिलेटेड विद लिक्विड, इट इज रिलेटेड विद लिक्विड। बाकी एग्जांपल खुद से लिखना, पेड़ के पत्ते पे पानी होना मॉइस्चर होता है, ना कि ह्यूमिडिटी होता है। ये लिख लेना एग्जांपल, थोड़ा आसान आपके लिए रहेगा, नहीं तो डिफरेंस नहीं कर पाओगे बाद में। अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी सब समझ में आएगा, लोड मत लो। घर पे जाकर रिवीजन जो नहीं किया ना उसको, वो ज्यादा नहीं 3-4 महीना बाद हमको बोलेगा कि सर जी वो बताना दीजिए, और उस समय हम उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बेटा तारीख आज कितना है, तारीख पूछ लेंगे, तारीख बता देंगे, बोलेंगे आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले तुमको ये टॉपिक पढ़ाया था, उस समय तुम सो रहे थे, चश्मा ऊपर हटा के। चलिए लिख लिए, क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, क्या हम जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, लिक्विड को मॉइस्चर बोल सकते हैं? अरे बोल सकते हैं ना, लेकिन ह्यूमिडिटी को हम चाहे अगर बोलना तो बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। इसलिए ह्यूमिडिटी में और मॉइस्चर में बस इतना फर्क है कि ह्यूमिडिटी रिलेटेड है गैसियस से और मॉइस्चर रिलेटेड है किससे, लिक्विड से। बात खत्म, चलो आगे बढ़ो, जीवन का आनंद लो। अच्छा ये जो प्रोसेस हुआ, जो मैंने बोला कि लिक्विड चेंज हो गया किसमें, वाटर वेपर में, उसको क्या बोले, इवापोरेशन उसी को तो बोलते हैं ना। अरे वाष्पीकरण उसी को तो बोलेंगे जो वाटर साइकिल बनाते थे। चलो अब आगे एक और टर्म लिखो, फिर जीवन का आनंद लेंगे। लिखो, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। और आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि जाकर रिवीजन आज पूरा कर लीजिए। कितना मस्त देखो, मतलब कितना इस संरचना कितना अच्छा है, मतलब नेचर का। अभी आपको समझ में आएगा, अब सब इस्तेमाल होने लगेगा। हम यात्रा तय करेंगे, देखो कहां से कहां तक। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, वाटर की क्या, गैस, गैस ना। ह्यूमिडिटी से मामला शुरू करके रेनफॉल तक मामला चलेगा। ह्यूमिडिटी से शुरू करेंगे और कहां तक पहुंचेंगे, रेनफॉल तक। अच्छा कमाल की बात देखो जरा, समझो, इधर देखो,
सन ने वाटर ड्रॉपलेट्स को हीट किया, मतलब समुद्र के पानी को गर्म किया, इसके बाद ये मान लो इवेपोरेट हो गया, ठीक है, ऊपर गया, अरे है ना, ऊपर जाएगा ना, Yes, sir. आखिर नीचे ही रहेगा, गर्म हुआ क्या, सुन, अरे बस 5 मिनट और सुन लो प्लीज, देह मत त्यागो, प्राण मत त्यागो, बस यही रहो, अभी बॉडी को रहने दो अपने अंदर, कि ओरिजिनल कुछ अब छोड़ दिए सर, अब आप क्या वाले, अब कुछ ऐसा फीलिंग आना शुरू हो गया मुझे कि अब आप देख लीजिए। देखो इधर बस 5 मिनट और जग जाओ प्रभु। तो देखो इधर सन ने हीट किया और वाटर को हीट किया तो क्या बन गया, वाटर वेपर। Yes. क्या हम बोल सकते हैं कि लेटेंट हीट है कि नहीं है? Yes, sir. है, लेटेंट हीट है, फेज चेंज हुआ ड्यू टू हीट, बहुत बढ़िया। अरे देखो, अगर कोई चीज को गर्म करने पे फेज चेंज हो सकता है तो क्या ठंडा करने पे भी फेज में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। पॉसिबिलिटीज तो है। Yes, sir. अरे है ना, इधर देखो, सन ने हीट कर कर उसको वेपर में कन्वर्ट किया। अब आपको याद करना है ट्रोपोस्फेयर में, आप ऊपर गए, ऊपर गया ना, ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो सर उसको जो ऊपर गया है, अभी गर्म हवा है, हॉट एयर है, उसको कूल करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि हाइट बढ़ रहा है उसका, तो टेम्परेचर क्या करेगा, दाबेगा ना जी, 0 से 18। और सर उसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। जो आप बोलते हैं, हम लोग कंडेंसेशन को, रेनफॉल को समझ लेते हैं, बस वही है, सेम ही है, प्रेसिपिटेशन भी सेम ही है। क्या कमाल का चीज है, इधर देखो, एक ने गर्म करके ऊपर भेजा, दूसरे ने ठंडा किया, और जब तक ठंडा माहौल नहीं मिलेगा, स्टडीज में नहीं मिलेगा, तब तक बारिश पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए ट्रोपोस्फेयर में पहला कंडीशन क्या मस्ट हो गया, विथ हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर मस्ट बी डिक्रीजेस, और टेम्परेचर कहां तक जाएगा, -60 तक। तो सर इसीलिए सोचो, अगर ट्रोपोस्फेयर में प्रोसेस रहता ही नहीं तो कभी जिंदगी में बारिश नहीं हो पाता, Yes. क्योंकि हॉट एयर को उतना ऊपर जाना पड़ता, और शायद कभी 10, 20 साल, 1000 साल में एक बार बारिश होता। लेकिन ट्रोपोस्फेयर का क्या कंडीशन है कि गर्म हवा को ऊपर ले गया, ठंडा किया और बारिश करवा लिए। क्या कुछ बुझा रहा है? Yes. अगर आप टॉपिक रीड किए होंगे, चैप्टर रीड किए होंगे, 8 और 9 चैप्टर जो पढ़ने के लिए बोला था, उसमें दिया होगा एक तरफ से CO2 जो है, जब ऊपर से कोई आता है तो वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब नीचे से कोई चीज आता है तो ओपेक बन जाता है। अगर आप रीड किए होंगे तो CO2 मात्र एक सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस डेंजरस गैस अभी है, क्योंकि ऊपर के अल्ट्रावायलेट रेज को तो आने देता है, और नीचे से जब जाना चाहता है तो रोक देता है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, जो आर पार दिख जाए, ओपेक मतलब जो ना करे। और CO2 इसलिए अभी सबसे ज्यादा चैलेंजेस है, और ग्रीन हाउस का सबसे ज्यादा CO2 रिस्पॉन्सिबल है। कुछ बुझा रहा है? तो CO2 इज ट्रांसपेरेंट व्हेन ऊपर से लाइट आता है, लेकिन जब नीचे से वो जाना चाहे हीट, तो CO2 उसको रोकता है, इसलिए गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग, और फिर इतना सारा प्रॉब्लम। क्या सुन पा रहे हैं? इधर आइए। तो सर ऊपर जाएगा टेम्परेचर कूल होगा, आया ना? तो अभी मैंने एक टर्म लिखवाया होगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, लिखवाया हो ना? Yes. देखो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ एयर, the capacity of air to hold water vapor. The capacity of air to hold water vapor, और the capacity of air, अब मैंने वाटर वेपर बोला है, तो वाटर वेपर क्या होगा, मॉइस्चर होगा कि ह्यूमिडिटी होगा? वाटर वेपर भी बोला था, क्या बोला था? देखो, the capacity of air to hold moisture, the capacity of air to hold moisture। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि स्टर्लिंग विंड अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगा, और मॉइस्चर क्या हो गया, उसमें थोड़ा सा पानी होगा, थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल होगा, सब कुछ होगा। अरे ऐसा ना, जो बोला ना, देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, मान लो इधर देखो, इसने गर्म किया, पानी ऊपर गया, इसके साथ धूल कण भी बहुत सारा जाएगा ना? अरे जाएगा नहीं जाएगा? सोचो, फील करो आप कि धूल कण के साथ वो आराम से ऊपर बढ़ता जा रहा है। और कमाल की बात क्या है, मतलब क्या लॉजिक सोचो कि सर वो भारी हो रहा है, धीरे धीरे वेपर वो भारी हो रहा है ना, और भारी हो रहा है तो जाकर वो ऊपर कैसे रुका हुआ है, जबकि ग्रेविटी तो उसको भी खींच रही है। अरे समझ पा रहे हो आप? मतलब ये मैंने फेंका ऊपर, तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है ना। इधर देखो, हॉट एयर यानी कि पानी बन गया वाष्प बन गया, उसमें धूल, मिट्टी, कण, बहुत सारे गैसेस मिले हुए हैं, और वो भारी हो रहा है, यस और नो? और भारी हो रहा है तो कितना देर तक वो टिकेगा, वो ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। उसमें कितनी क्षमता है कि अपने आप के जो वेपर जो ऊपर आया है वो कितना देर तक रोक सकता है अपने आप को। कुछ बुझा रहा है?
कमाल की बात देखो, ग्रेविटी उसको खींच रही है कि नहीं खींच रही है? ग्रेविटी खींच रही है। और सर सोचो आप, नीचे से ड्रॉप तो गया नहीं था और बारिश इतना हो रहा है, उसको आप सोचो बारिश इतना हो रहा है तो उसको कोई ना कोई रोक के तो रखा होगा, जबकि ग्रेविटी इतना एक्टिव है, उसको पूरा खींच रहा है अभी, और उसके बावजूद उसको कोई सपोर्ट नहीं है। और बिना सपोर्ट का आसमान में आपको बता दूं, ऊपर फेंक दूं बिना सपोर्ट का रहो, 2 मिनट में धाव से नीचे गिरोगे। अरे आप समझ पा रहे हो? लेकिन वो उतना भारी चीज एक ड्रॉप है और ऊपर ऐसे ही टिका हुआ है, कोई ना कोई तो उसको सपोर्ट दे रहा होगा, जबकि ग्रेविटी भी खींच रही है उसको, और खुद भरता जा रहा है और उसमें डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस भर रहा है, भारी हो रहा है। एक समय ऐसा तो आएगा जब इतना भारी हो जाएगा कि उससे रहा नहीं जाएगा और वो गिरेगा थम से। ये कुछ वैसा ही टाइप हो गया जैसे आम कच्चा रहता है, धीरे 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 पकेगा, पकने के बाद आम ऑटोमेटिक अपने आप गिरेगा धम से। अभी बेलो गिरता है, और बेल गिरने और आम गिरने के बाद सब दौड़ेगा दौड़ेगा नहीं, दौड़ता है गांव में, उसको दौड़ना बोलते हैं। आप समझ पा रहे हो? दौड़ना क्यों? क्योंकि धक्का प्लस दौड़ना दोनों चलते हैं। वो आगे गया उठाने तो उसको धक्का दे दिया, वो बेल उठा लिया, आम उठा लिया, वैसे चलता है गांव में मजे। इधर सोचो कि सर भारी चीज ऊपर जा रहा है, बिना सपोर्ट का रुका हुआ है, और फिर इतना ज्यादा बरस रहा है कि हालत खराब कर दे रहा है। आप समझ पा रहे? तो कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा। तो मैंने बोला उतनी कैपेसिटी वाटर वेपर की तब तक जब तक वो अपने आप को रोक पा रहा है मॉइस्चर को, तब तक उसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। क्लियर है? लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब उसकी हिम्मत हार जाएगी। ये कुछ ऐसा समझो, एक आदमी ऐसे बिम को या लकड़ी को पकड़ कर रखा हुआ है ऊपर और पूरा टंगा हुआ है, कोई ना कोई पॉइंट टाइम तो है जो बेटा नीचे आइए, अरे आए ना। तो जब तक वो रोका हुआ है तब तक ह्यूमिडिटी कैपेसिटी उसकी क्षमता है। जब वो नीचे आ गया तो सर उसके बाद सारा मामला खेल हो गया, वो बारिश बन के नीचे आएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप? Yes, sir. तो सर जो उसको सपोर्ट करता है उसका नाम है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। यही क्वेश्चन पूछता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ध्यान से समझना। बादल मतलब अब देखो, इधर से पानी गर्म हो चुका, ऊपर जाएगा वेपर बन गया, वही वेपर तो आप बोलते हैं बादल बन गया। वो बादल नहीं है, वो वेपर ही है। वो वेपर का फॉर्मेट है जो उसको बादल की तरह निर्माण कर रहा है। सुन पा रहे ध्यान से? ऊपर जा चुका है बादल, इस तरह से आपने बोला फॉर्मेशन हो गया, मतलब डस्ट पार्टिकल्स, एयर, वाटर वेपर सब जमा होते गए। ठीक है, जमा होने के बाद क्या हो गया देखो, ए रहा, मान लो मैं ऐसे बना देता हूं, ये डस्ट पार्टिकल्स में भरा हुआ है, पूरा भारी होता जा रहा है। ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है कि नहीं खींच रही है? अरे जोर से बोलो ना, खींच रही है। ग्रेविटी है इसको अपनी तरफ खींच रही है, अपने आप को रोका हुआ है, नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना है। और सर उसी टाइम पे क्या होगा, ऐसा सोचो, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ये ऊपर जाना चाह रहा है, ग्रेविटी नीचे ऊपर, एक ऐसा टाइम आएगा कि सर ये जो नीचे और ऊपर जाने का प्रोसेस है यही उसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। और बारिश जब भी होगा तो एकदम से स्ट्रेट नहीं हो जाता है, बारिश हल्का सा स्लैंट होगा, कभी कभी कहीं जगह पे स्ट्रेट होगा। बारिश का भी अलग अलग प्रकार है, अलग अलग रूप है। क्या सुन पा रहे हैं? तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम क्या है कि सर वो रोक कर रखता है उस कण को एक तरीके से सपोर्ट की तरह, कि ग्रेविटी नीचे कर तो रही है, ये ऊपर जाना चाहिए। देखो ना कैसे बैलेंस कोई चीज हो जाता है। सॉकर जानते हैं सॉकर? तो सॉकर क्या काम करता है, थोड़ा नीचे गया तो अपने आप को हल्का ऊपर खींचा, फिर थोड़ा नीचे गया थोड़ा ऊपर खींचा, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अरे ऐसा नो, तो वहां सपोर्ट कुछ है क्या? सपोर्ट नहीं है, बस वो जर्क ही उसका सपोर्ट है। क्या समझ पा रहे हो आप? क्या आप ऊपर ऐसे जाना चाह रहे हो, आप लोग 2 आदमी हो, दोनों आदमी का क्या किया, एक आदमी का ऊपर हाथ है और आप इसके पैर में मान लीजिए और उसका हाथ बांध दिया और दोनों से फेंक दिया, भाग, और मान लो जा रहे हो, उसमें पैराशूट लगा हुआ समथिंग, तो एक आदमी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा आदमी थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, दोनों थोड़ा लगा रहा है ना। ऐसा देखा जाए तो दोनों में से कोई एक दूसरे का सपोर्ट नहीं है। वो सपोर्ट क्या बन जा रहा है, एक हल्का ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है, एक हल्का ऊपर आएगा, और वही बैलेंस बना दे रहा है। तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, वो ऊपर आना चाह रहा है, ग्रेविटी नीचे ऊपर, ग्रेविटी जो एक ऐसा टाइम आएगा इतना भारी हो ग्रेविटी कट से खींच लेगा, बारिश हो जाएगा शुरू। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो सर इस तरीके से ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे यही गिरेगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट में तो गिरेगा नहीं, और अलग अलग हर का पॉइंट होता है। अब देखो ग्लास है आपका, अभी गर्मी का दिन है, फ्रिज में से आपने बर्फ निकाला, ग्लास में डाल दिया, या ठंडा पानी, क्या होता है, ठंडा पानी जैसी आए हीट उसको मिला, हीट मिलेगा तो वेपराइज किया ही होगा, लेकिन उसकी हीट उतनी है नहीं कि सर वो बहुत ऊपर जाएगा और ट्रोपोस्फेयर में ऐसा कांड हो रहा है। वो ग्लास के ऊपर ही हो रहा है सब कुछ, हीट ऊपर गया, वो अपने आप को ऊपर रखना चाहता है, लेकिन ग्रेविटी फिर उसको खींच रहा है
और खींचने के कारण क्या होता है, एक पॉइंट आएगा जब उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाएगी और जब वो गिरेगा पानी तो ग्लास के बाहर ही गिरेगा, क्योंकि ग्लास ही उसका सपोर्ट बन गया है। इसलिए ग्लास के बाहर आपको बूंद बूंद पूरा दिखेगा पानी, या पेप्सी के बाहर बूंद बूंद दिखेगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो जो सपोर्ट कर रहा है क्या है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है, वो सपोर्ट कर रहा है उसको, बेटा ये सपोर्ट है। और जैसे ही वो उसका वजन कम हो जाएगा गिर जाएगा। चलिए ह्यूमिडिटी कैपेसिटी लिख लिए, आगे लिखो तेजी में, जल्दी से लिखो। कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा एयर में, नोट करके लिखना, वाटर वेपर उतना ही ऐड किया जा सकता है। जाना है तो जा सकते हैं। कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा एयर में, वाटर वेपर उतना ही ऐड किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा एयर में, वाटर वेपर उतना ही ऐड किया जा सकता है। अच्छा देखो, कैपेसिटी ज्यादा बोल रहा है मतलब क्या, वाटर वेपर को रखने की क्षमता ज्यादा है। हम बोल रहे हैं कि इस बोरे की कैपेसिटी ज्यादा है, क्यों, उस बोरे में 100 केजी 200 केजी रख सकते हैं। तो वैसा ही इस वाटर की कैपेसिटी, सॉरी इसकी कैपेसिटी हम बोल रहे हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर वेपर और इसमें हम रख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अरे जोर से बोलो ना। ठीक है सर, आप मुझे बताओ, जो बता देगा वो, गर्मी में कैपेसिटी ज्यादा होगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की, ठंडी में ज्यादा? ऐसे ही मत बोलना सर, गर्मी में सोच के बोलना। गर्मी में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा होगा कि ठंड में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा होगा एयर का? विथ रीजन सोचना, कॉमन सेंस है थोड़ा। जो हमको लगता है अभी शायद आपके दिमाग नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को भूख लगा हुआ है, ऐसा हमको लग रहा है। कुछ लोग ऐसे आंख एकदम तड़े रहे हैं। अब जाने वाले, अब तारीफ किया दीजिए एक बार, अब हम जाने वाले, आप समझ में रहे। चलिए कोई बात नहीं, फिर से पूछ रहा हूँ, गर्मी में ज्यादा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगा या ठंडी में ज्यादा होगा? जीपीएल को लगता है गर्मी में ज्यादा, हाथ खड़े करो। कारण बताइए, कोई कारण बताना चाहेगा मुझे कि गर्मी में ज्यादा क्यों? कारण बताना चाहेगा? ठीक है बताइए आप। सर गर्मी में लो प्रेशर रहता है, हवा हल्का रहता है, तो उसमें कैपेसिटी ज्यादा रहती है। चलिए और कोई? गर्मी में बारिश ज्यादा होगा तो वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगा उसको ज्यादा रोक देगा गर्मी में। चलो वो भी ठीक है, दोनों का पॉइंट ठीक है। समर में मुझे बताओ, कपड़े जल्दी सूखेंगे कि ठंड में जल्दी सूखेंगे? गर्मी में जल्दी सूखेगा। और गर्मी में जल्दी क्यों सूख जाता है? क्योंकि उस एयर में जो ऊपर है या जो ह्यूमिडिटी है, वो क्या करता है, आपके कपड़े का जो वाष्प हो रहा है, जो उसका वेपर निकल रहा है, उसको जल्दी से अपने पास सोख लेता है। अरे हाँ है ना? मतलब आपके कपड़े गीले थे, धूप निकला, एयर के पास कैपेसिटी थी, एयर ने उसमें के वाटर वेपर को निकाल कर अपने पास रखना ज्यादा शुरू किया, इसीलिए तो हम बोले कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ठंड में क्या होता है? ठंड में होता है कि वो कपड़े आपके वेपर, आपके कपड़े से वेपर निकालना तो चाहता है वाटर वेपर, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा है। क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसके पास उतनी हीटिंग कैपेसिटी है नहीं। और गर्मी में जल्दी सूखने के कारण क्या है कि सर 1 मिनट में पूरा कपड़े का हीट निकल गया और वो क्या किया, सूख लिया, तो अपने पास ऐड किया ना वो, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, ज्यादा। क्या समझ पा रहे हैं? और ठंड में ऑलरेडी उसका क्या है, भरा हुआ है पेट, जब ऑलरेडी पेट भरा हुआ है तो सर काय का वो अपना वाष्प उसमें ऐड करेगा। तो समर में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हमेशा ज्यादा होगा। लिख लो, जल्दी लिख लो, इन समर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा होगा बिकॉज टेम्परेचर हाई होता है, सो इवापोरेशन ज्यादा होगा। टेम्परेचर हाई होता है सो इवापोरेशन ज्यादा होगा, वाष्पीकरण। समर मतलब क्या, गर्मी की ठंडी? गर्मी, ठीक है। इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाएंगे बिकॉज एयर की कैपेसिटी ज्यादा है, बिकॉज एयर की कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर लेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर लेगा, ठीक है।
ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, so humidity capacity depends on temperature. So humidity capacity depends on temperature. हो गया? उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग डालो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसके बाद कॉमन लेके डालना एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब एक बार अपना कॉपी पूरा एक बार पेज आज जो पढ़ा उसको फिर पलटो, 2 मिनट के लिए पलटो एक बार। हो गया, तो लिख के जाओ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब लिखो, आ जाओ वापस, लिख लो, तेजी में लिख लो, कल इकट्ठा पूरा बता देंगे, कल खत्म हो जाएगा ये क्लास, मत छोड़िएगा कल का, जिसको मन भी होगा मत छोड़िएगा। देखिए अब आपको इतने कहने के बाद भी अगर आप नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं भूल के थोड़ी खिलाऊंगा। लिखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, पॉइंट लिखिए उसमें, द वाटर वेपर, सॉरी एक मिनट रुकना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में पहले लिखो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, आज लिख लो पूरा, कल एक ही बार समझा देंगे। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड, ठीक है, प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। लिख लिए, अब लिखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में AH भी लिखते हैं, ऐसे A नीचे H लिखना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, दूसरा अभी मैंने क्या बोला, रिलेटिव बोला है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शॉर्ट फॉर्म में आप RH ऐसे बोल सकते हैं। फॉर्मूला एक लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बोल रहा हूं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू AH by HC into 100। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी into 100। तो क्या लिखोगे, पूरा लिख लेना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी लिखवाया हो ना, क्या हो गया ये सब, into 100 into 100 लिख लिए। 100 सिर्फ परसेंटेज के लिए लगाया हूँ, ठीक है ना। हो गया, लिख लिए, चलो कल करा देंगे, थोड़ा सा और करा देते हैं, थोड़ा सा और करवा ये किस सेंस में बोला है हम भी समझ गए। ठीक है, चलो लिखो लास्ट, लिखो अंत में लिखो, थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप हेडिंग में अगर मैं बोलूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो RH से समझ जाओगे, एब्सोल्यूट वाला AH से समझ जाओगे, अरे समझ जाओगे ना, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी HC से समझ जाओगे। 100 लगाने का कारण है परसेंटेज में निकालना है इसलिए, बाकी कोई 100 का रोल नहीं। ठीक है, आगे आपको मैं बोलूंगा, इधर देखो
कि वाटर वेपर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इतना परसेंट है, फिर बोलूंगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी ऑब्जेक्ट का किसी भी चीज का इतना परसेंट है, तो आपको उस समय समझना पड़ेगा कि प्रतिशत में क्यों बोल रहे हैं, और आपको कल जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। किसका डेफिनेशन कुछ नहीं लिखना है, अरे लिखवाया तो था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का, एब्सोल्यूट, अरे रिलेटिव का फॉर्मूला ये लिखना है, इसको फॉर्मूला में ही लिखना है, फॉर्मूला जब बता देंगे आपको उसके बाद जब समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे लिखिए, एक पॉइंट करके रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे नोट करके लिखिएगा, लिखिए if Hc is decreasing, if Hc is decreasing then RH will increase, और ये आपको फॉर्मूला देख के भी समझ में आ जाना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसलिए लिखवाया हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा गया तो हम लिखवा दिए, बाकी लिखवाने की जरूरत ही नहीं। अब देखना RH बढ़ेगा, हाँ HC जब घटेगा तो RH बढ़ेगा, बात खत्म। उसका अरे ये फॉर्मूला तो है, कहाँ है, RH इक्वल टू H बाई HC, जो नीचे है इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा, वो बात खत्म। अगर इसको इससे रिलेशन दोगे तो क्या करेगा, बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। सुन पा रहे हो? चलो एक पॉइंट और लिखो लास्ट जल्दी से, आप लोग बीच में उसमें कर देते हैं लोग। आप अपने मोबाइल में कभी देखें, मोबाइल में देखिएगा RH लिखा हुआ आएगा, बारिश होने से पहले RH देखना होगा, तो आपको मोबाइल में जब आप देखो ना, हाँ आप जाकर ध्यान से देखना, उस पर RH लिखा हुआ तो उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जब उसका RH का वैल्यू ज्यादा होगा तो समझ लेना कि बारिश होने वाला है, और इसीलिए इसको मैं कल बताऊंगा, आज जाने देता हूँ, और कल फिर से बोल रहा हूँ कल खत्म हो जाएगा पूरा। आज इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि 2 टॉपिक था, यहाँ तक लिखवा दिया हूँ, बाकी कल पूरा का पूरा खत्म कर। सुन रहे हो? जोर से बोल रहा तो चलो पहला मैं आज क्या क्या पढ़ाया हूँ आपको पहले बता देता हूँ, पूरा एक बार रिवाइज कर देता हूँ, 2 मिनट सुन लो फिर बस्ता पैक कर लेना, सुन लो बस, मौका दोबारा मिलेगा नहीं। तो आज हम लोग पढ़े हैं सिंपल सा, अगर स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी से, तो वेदर क्लाइमेट होते हुए शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव होते हुए लॉन्गिट्यूडनल वेव कहें चाहे टेरेस्ट्रियल वेव कहें, सब होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ने के बाद हम लोगों ने पूरा लेयर पढ़ा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, उसके बाद कौन सा था आयोनो, फिर उसके बाद 1-2 जो भी कह लो, 1-2 सबसे लास्ट था, थर्मो इक्वल टू 1-2 प्लस आयोनो। टेम्परेचर कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा आपको पता है, वो पूरा डिटेल समझ गए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विंड का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो करंट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, याद रहेगा, हेडलेस सेल, फेरल सेल, और 0 से 30 हवा उठेगा तो 30 पे गिरेगा, फिर वहां 90 पोलर, उसके बाद नाम स्टर्लिस, वेस्टर्लिस, नाम पूरा हम लोग समझ गए। स्टर्लिस विंड के कारण ही क्यों ज्यादातर डेजर्ट उधर है, वेस्टर्लिस विंड के कारण क्यों बारिश होती है नहीं होती है, एक तरफ एंडीज माउंटेन कैसा रोक लेता है, इसमें सारा कुछ मैप जिम्मेदार है। अब सोचो, आप देख के आज मैं ये पढ़ा था तो इसमें पहले बोलता एंडीज माउंटेन कहाँ था, और इसलिए मैपिंग पहले अगर नहीं पढ़े हैं तो आपका कभी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जैसे बोला एंडीज माउंटेन आपको याद आ गया, हाँ सर साउथ अमेरिका में, और तब आपको समझना आसान हो गया। क्या समझ पा रहे हैं? तो स्टडीज वेस्टडीज होते हुए हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़े कि सर प्रेशर, पूरा प्रेशर का हम लोग बेल्ट पढ़ लिए, प्रेशर बेल्ट के बाद विंड का टाइप पढ़ लिए, सीजनल, ये सब कुछ, और उसके बाद लास्टली अभी हम लोग शुरू किए ह्यूमिडिटी जैसी खत्म होगा उसके बाद मामला पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जा सकते हैं आप, कल मिलते हैं। कल का क्लास में ध्यान रखिए, एक मिनट रुकिए, कल की क्लास में ध्यान रखिएगा, थोड़ा लंबा चलेगा, तो कल आप 8 बजे से शुरू कर लेंगे, 8 या 8:30 से, थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे। सुन पा रहे हैं? और कल प्लीज खा के थोड़ा आइएगा, मेरे लिए नाश्ता लेके आइएगा। चलिए कल मिलते हैं। हाँ आप क्या बोल रहे हैं बोलिए।